मेरे देश और दुनिया के हर स्टूडेंट को मेरा यानी प्रदीप सर का बहुत बहुत आशीर्वाद। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या आज जो क्लास आपकी होने वाली है, दिस क्लास इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ योर लाइफ। और ये मैं नहीं बोल रहा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद बोलेंगे। यू हैव टू डिसाइड इज दिस वीडियो द बेस्ट फॉर यू और नॉट। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ इसे आपने एक बार नहीं कई बार पढ़ा होगा, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो अब तक आपके थे शायद वे सही नहीं थे, या आपको लगता था कि मैं सही हूँ लेकिन आप सही नहीं थे, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं था। जैसे टाइम में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, टाइम के टेंस में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, समय के बारे में या किसी और बारे में, या फिर टेंस के 3 काइंड क्यों होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके फिर 4 सब काइंड क्यों होते हैं, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे। इसमें मैंने एक सिंपल से सेंटेंस को लिया है जिसपे मैं पूरे टेंस को एक बार आपको रिकॉल कराऊंगा। पूरे टेंस के हर प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और हर टेंस के स्ट्रक्चर को करते हुए हम लोग पूरे विस्तृत तरीके से, पूरे डिस्क्राइब्ड तरीके से वी शैल स्टडी दिस टॉपिक टुडे। सो प्लीज बी विथ मी एंड नेवर ट्राई टू स्किप द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। कि जैसा कि आप देख के समझ ही गए होंगे, आज मैं टाइम एंड टेंस की चर्चा करने वाला हूं और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे टेंस को आपको इस एक क्लास में कवर किया जाए और वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट क्लास हो। सो लेट्स बिगिन। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू आस्क यू थोड़ा सा कि आप टेंस के बारे में जानते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस। मुझे लगता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे कि टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है, कुछ बोलेंगे एक इंडिफिनिट होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है। अरे भाई, टेंस होता क्या है इन रियलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? फैक्ट तो बोलो, ये घुमाने फिराने जैसी बात क्या। लेकिन बहुतों को इसका कंसेप्ट नहीं पता है। अगर मैं पूछूं टेंस में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो शायद वे बोलेंगे टाइम के बारे में पढ़ते हैं। और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस होती हैं जो आज दूर होंगी। लेकिन हाँ, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बने रहें और आज आप फील करेंगे कि दिस क्लास इज रियली द बेस्ट क्लास फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। जब बात टेंस की हो ही रही है तो मैं आपसे पूछूं कि भाई टेंस में जैसे पढ़ते किस चीज के बारे में है, तो आप कहेंगे भाई टेंस का मतलब तो होता है काल, और काल का मतलब होता है समय, और समय का मतलब होता है टाइम। इसका मतलब टाइम और टेंस एक है। टेंस में हम लोग टाइम के बारे में पढ़ते हैं और यहीं आप हो जाते हैं गलत। पूछिए क्यों? यही तो बात है जो खास है। आज मैं सारे कंसेप्ट तोड़ तोड़ के आपके सामने रखूंगा, बहुत सारे कंसेप्ट जो आज तक आपका कंसेप्ट सही नहीं है। टेंस में हम लोग टाइम के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, अदरवाइज इस चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस नहीं होता। इट मीन्स बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज रिटन एज टाइम एंड टेंस। टाइम क्या होता है, चलिए देख लें। टाइम जो है एक गुजरता हुआ क्षण है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी का जो समय चल रहा है, ये जो मोमेंट गुजर रहा है, ये प्रेजेंट मोमेंट है। कल को आप बोलेंगे कि ये पास्ट मोमेंट है, और जो पिछला कल था उस समय के लिए ये फ्यूचर का टाइम था। तो इस तरीके से टाइम के तो 3 ही हो सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट हो सकता है, या पास्ट हो सकता है, या फ्यूचर हो सकता है। तो टाइम एक गुजरता हुआ क्षण है। इट मीन्स द मोमेंट विच इज पासिंग इज टाइम। तो भाई अब बात ये करें कि सर टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो देखिए टेंस में हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन वर्ब। वर्ब की चेंजिंग अभी आगे के क्लास में बताई जाएगी। वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, इसकी जो अगर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कोई बात बोलते हैं, तो अगर प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा है या होता है, जो कल भी हुआ आज भी होगा, उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाए अपनी बातों में, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाए। जो काम पास्ट टाइम में हुए, हो चुके हैं, खत्म हो गए, उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाए, इसी की पढ़ाई हम लोग करते हैं टेंस में। मतलब चेंज इन वर्ब, और क्या चीज, तो स्टडी ऑफ।
स्टडी ऑफ, ये टेंस है, स्टडी ऑफ चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी टेंस क्या है, तो स्टडी ऑफ चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। और जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू टाइम होगा तो टाइम 3 है तो टेंस भी 3 ही होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। खैर इसकी चर्चा आगे होगी, देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें ये क्या क्या हुआ, V1 V2 V3 V4 और V5, ये 5 फॉर्म है जो कि हम लोग टेंस में इसी फॉर्म को यूज करते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में। मतलब किसी भी काम, टेंस में एक बात जान ले, किस चीज की पढ़ाई हो रही है, वर्ब की। वर्ब की मतलब काम की, यानी आप जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं यही ना बोलूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, यानी वर्ब के फॉर्म को, किस फॉर्म का यूज आपने किया, इससे सामने वाले को ये पता चल जाए कि इस काम का रिलेशन प्रेजेंट से है, टाइम से है, पास्ट टाइम से है या फ्यूचर टाइम से है। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको फोन किया, हेलो, यस, तो ऐसा करो आज चलो पार्टी चलते हैं, घूमने चलते हैं कहीं पे। तो आप उससे क्या बोल रहे हैं, आई स्टडी, आई स्टडी, क्या बोला आपने, आई स्टडी, यानी कि यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। आप जब तक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते रहेंगे वो आपको फोन करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने बोला आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, ING लगाए, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज किया, वो आपको फोन करना बंद कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों सोच कर देखे ऐसा क्यों हुआ। जैसे ही आपने आई एम स्टडिंग कहा उसने फोन करना बंद क्यों कर दिया, और जब तक आई स्टडी या आई वाज स्टडिंग या फिर आई हैड स्टडीड, ये कुछ भी बोलते हो आपको फोन करता रहता। क्योंकि जब जब आपने V1 या हैड प्लस V3 या और कुछ यूज करते तो पता चलता कि ये काम जो है ये कभी कभी डेली रेयरली सेल्डम वाला काम है। लेकिन जैसे ही आई एम स्टडिंग बोला तो इससे पता चला कि ये काम प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है। यानी कि जो हम लोग काम का जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसे भी हम लोग आज सीखेंगे कि किस टाइप के वर्ब में, किस किस टाइप के वर्ब के फॉर्म का यूज किस टाइप के काम में होता है, और वही कहलाता है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके भी काम के एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग हैं कि किस टाइप के काम को हम लोग इंडेफिनिट में रखें, किस टाइप के काम को कॉन्टिन्यूअस में रखें, किस टाइप के काम को परफेक्ट में रखें। यानी प्रेजेंट से रिलेटेड तो काम तो रहेगा लेकिन उसे भी 4 टाइप से एक्सप्रेस करेंगे, फ्यूचर टाइम के काम को भी 4 तरीके से और पास्ट टाइम के काम को भी 4 तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। और उसे एक्सप्रेशन के तरीके में वर्ब के फॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यही तो पढ़ाई है टेंस में, जो कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। तो चलिए देखते हैं, मेरे साथ बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उनका भी कंसेप्ट सही हो पाए। यही नहीं, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी ग्रामर बाकी है। बहुत मेहनत लगती है आपके एक एक वीडियो को 1000 तरीके से सोचकर आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से लाने में। टाइम एंड टेंस समझ ही चुके। अभी मैंने आपको बताया टाइम क्या है भाई, तो टाइम द मोमेंट विच इज पासिंग पास्ट और हैज पास्ड और विल पास इज नोन एज टाइम। अर्थात वह क्षण जो गुजर रहा है या वह क्षण जो गुजर चुका है, गुजर गया, गुजरेगा, वही सारे क्षण, वही सारे मोमेंट टाइम कहलाते हैं। आगे बढ़े, यह ग्रामर का टर्म नहीं है, यह ग्रामर का पार्ट नहीं है, क्योंकि पूरे ग्रामर में आप कहीं भी टाइम का डिफिनीशन नहीं देखेंगे। टेंस, द स्टडी ऑफ चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। ये हमने अभी देखा है, अर्थात तीनों समय के अनुसार वर्ब में हुए परिवर्तन को, तीनों समय के काम को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाए, वो टेंस कहलाता है। मतलब क्या कि टेंस में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी बात को अगर कुछ हमने अंग्रेजी बोला, तो जी हाँ स्पोकन के स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे, आप इंटरमीडिएट के हो या कॉम्पिटिटिव के जो भी हों, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इफ यू वांट टू से समथिंग, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपके दिमाग में वो बात हिंदी में आती है, क्योंकि हम लोग के रहन सहन, हम लोग का इन्वायरमेंट जो भी है हिंदी का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक इन हिंदी, आफ्टर देन वी कन्वर्ट दैट इनटू इंग्लिश। तो हमारे दिमाग में जो भी बात आती है, जो हम बोलना चाहते हैं, वो हमारे दिमाग में हिंदी में आता है। या कहीं कोई इंग्लिश में बोलता है तो उसे हम समझते सीखते किस में है, तो हिंदी में है। तो ये हम लोग को हर जो सेंटेंस है उसका हिंदी आना चाहिए। छोटे बच्चे को बताया जाता है कि सूरज पूरे में उगता है, उगता है मतलब ये रोज का काम है, उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जाएगा। उग रहा है मतलब अभी उग रहा है, वो अभी का काम है।
तो ये इसलिए हम लोगों को हर वो इंग्लिश जो हम लोग जो भी इंग्लिश बोलते हैं उसका हिंदी आना चाहिए, या जो भी हमें बोलना है वो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कि रहा है तो क्या होगा, ता है तो क्या होगा, कैसे हिंदी जो बोलते हैं उसका इंग्लिश करें, और कैसे जो इंग्लिश सुन रहे हैं उसका हिंदी करें। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। बाद में आपका जब ये कमांड हो जाए तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए, कोई बात नहीं है। तो चलिए आते हैं, ये क्या बताता है टेंस में। हाउ कैन वी एक्सप्रेस द वर्क और द वर्क हैपेंड, यानी वर्ब मतलब वर्ब की पढ़ाई तो है ही ये टेंस, यानी जो भी काम जो हम लोग करते हैं वो जो भी हुआ वो कब होगा। तो इन ऑल थ्री फ्रेम्स ऑफ टाइम, मतलब यही या तो पास्ट में होगा या प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, इसी तीन फ्रेम ऑफ टाइम में ही कुछ होगा, इन तीन फ्रेम्स ऑफ टाइम में। तो हम लोग ये सीखते हैं कि हाउ टू से इट करेक्टली इन हिंदी, यानी हिंदी में उसे कैसे बोले। एज विच टाइप ऑफ वर्क विल एंड विथ रहा है, रहा था, या विच टाइप ऑफ वर्क विथ चुका है, चुका था, किस टाइप का काम जो है वो चुका है, चुका था, किस टाइप के काम में लगेगा, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। या कहीं पे अगर कुछ हैज हैव का यूज हुआ है या हैड का यूज हुआ है, हैड प्लस भी3 का, तो उसका हिंदी क्या होगा, चुका था होगा, हैज हैव प्लस भी3 लगा है तो उसका मतलब चुका है, इस टाइप से। और विच टाइप ऑफ वर्क इन विथ रहा था, ईटीसी ईटीसी, इस टाइप के। मतलब जितने भी काम हम लोग बोलते हैं, किसी भी काम को एक्सप्रेस बस 12 तरीकों से किया जा सकता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे इसमें। और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ जो नॉलेज है वो तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे ही। फिलहाल आज जो है मैं पूरे टेंस को आपको कवर करने वाला हूँ, इसे जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़े। अब देखा जाए, अर्थात तीनों समय में हुए काम को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, मतलब बोलचाल की भाषा में कैसे सही सही बोला जाए, किस काम में रहा है, किस काम में रहा था, किस काम में चुका है, किस काम में चुका था, लगाकर बोला जाए। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका था, वह पढ़ता रहेगा, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ेगा, वह पढ़ता रहेगा, इस टाइप के। यानी काम कब होता है, हुआ या होगा, उसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाए। समझ रहे हैं, काम कब हुआ या खत्म हो चुका है, हो रहा है या फिर होगा, यानी इसमें वर्ब के किस फॉर्म का यूज किया जाए, इसी की पढ़ाई टेंस कहलाती है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब मेन पॉइंट्स अभी तक हमने क्या देखा कि टेंस में हम लोग स्टडी ऑफ चेंज इन वर्ब टेंस है। इसके बाद हमने देखा कि तीनों समय में हुए काम को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, मतलब काम कब होता है, हुआ या होगा, इसकी पढ़ाई टेंस में होती है। और इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाए, मतलब उसे हिंदी में कैसे बोला जाए, या फिर इंग्लिश में उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाए, या फिर इंग्लिश में उसे एक्सप्रेस किया गया तो उसका हिंदी सुनने वाले के दिमाग में कैसा कंसेप्ट बनेगा उस काम के बारे में, इसी की पढ़ाई टेंस कहलाती है। आगे आ जाए, जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ब के 5 फॉर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जानना आपके लिए जरूरी है। विदाउट नोइंग ऑल दीज 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यू कांट बी एबल टू अंडरस्टैंड टेंस करेक्टली। सो मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आधे ग्रामर यानी आधे स्पोकन को कवर किया जा सकता है, लेकिन वो हम लोग फिर कभी क्लास में करेंगे। आज हम लोग बस सिंपली इसका यूज देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग डीपली इन दिस टॉपिक टुडे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा, लेकिन आज हम लोग सिंपली देखा जाए थोड़ा शॉर्ट में। वर्ब के 5 फॉर्म अभी मैंने बताए, V1, V2, V3, V4 और V5। एक बार बोलें, V1, V2, बोले V3, V4 और V5। तो देखें, जैसे प्ले एक वर्ड है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगा हुआ है। जैसे यहाँ प्ले में आईएनजी लगा हुआ था, लेकिन इसमें प्ले के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। इसमें देखिए ईडी लगा हुआ है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। तो इसमें प्ले के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं V1 फॉर्म, जिसमें कुछ भी नहीं लगा होता है, या प्लूरल होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसके हिंदी में ता है आता है। और यहाँ जो होता है ये जिसमें कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं। फिर देखेंगे जिसमें ईडी या डी लगा होता है वो V2 फॉर्म होता है, जिसमें ईडी या ईएन लगा होता है वो V3 फॉर्म होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें आप, ये वर्ड है एक हर्ट, ये V1 में भी हर्ट ही है, V2 में भी हर्ट है और V3 में भी हर्ट है। ऐसे 19 ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका V1, V2 और V3 फॉर्म एक जैसा होता है, वो मैं किसी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये जाने ये है, मैंने पहले ही कहा है, अभी मैं हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं। फिर देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं
ये तो देखे हमने कि ईडी या डी लगा हो V2 और ईडी लगा हो V3, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ अभी डिफरेंट तरीके से भी बनते हैं। जैसे इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब ईट देखेंगे तो ईट का V1 फॉर्म ईट, V2 फॉर्म ईट और V3 फॉर्म ईटेन होता है। रीड का देखा जाए तो रीड को V1 में रीड बोला जाता है, V2 में रेड बोला जाता है और V3 में भी रेड बोला जाता है। तो इसका लिखने का स्पेलिंग V1 V2 और V3 तीनों फॉर्म में सेम होता है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। अच्छा, फिर देखें वर्ब के साथ जिसमें आईएनजी लगा होता है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। जैसे प्ले में आईएनजी लग गया तो ये फोर्थ फॉर्म हो गया। इसमें भी कुछ रूल्स हैं। जैसे रन एक वर्ड है जिसके लास्ट में एन कॉन्सोनेंट है और उसके पहले यू वाउल है, तो ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो उसके ठीक पहले एक वाउल हो, उन्हें वर्ब के फोर्थ फॉर्म में बदलते समय लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करके तब आईएनजी जोड़ा जाता है। जैसे रन के लास्ट में एन कॉन्सोनेंट है, यू वाउल है उसके ठीक पहले, इसे जब फोर्थ फॉर्म में बदलेंगे तो लास्ट के एन को डबल करके तब आईएनजी जोड़ेंगे। यानी रन का भी फोर आर यू एन का भी फोर आर यू डबल एन आईएनजी हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। वैसे ही विन का विनिंग हो गया। अच्छा, एक वर्ड देखेंगे राइट, तो राइट का भी वन, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ई हो, क्या हो, ई हो, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ई हो उनका जब V1 से V4 फॉर्म में बदला जाता है तो लास्ट के ई को हटा दिया जाता है। जैसे राइट का स्पेलिंग WRITE है, जब इसे V4 में लिखेंगे तो इसके ई को काट देंगे और WRITING लिखेंगे, इसके ई को हटा के तब ING जोड़ेंगे। और इनका V5 फॉर्म में सिर्फ एस जोड़ा जाता है, न कि ES। समझ गए? अब देखिए V5 कब होता है, जिस वर्ब के लास्ट में वर्ब के साथ एस और ES जोड़ा जाता है, वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। जैसे अब इसमें भी एक मुद्दा है, किसके साथ एस लगाया जाए और किसके साथ ES। तो देखें, नॉर्मली तो हम लोग एस ही जोड़ते हैं, लेकिन वैसे वर्ड्स जो वर्ब्स जो एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड ओ से इंड करते हो उनके लास्ट में ES लगाया जाता है। जैसे अगर गो रहे तो देखिए ओ लास्ट में रहे तो इसमें ES लगेगा, तो गो के लिए इसमें हम लोग ES लगा के गोज बनाएंगे और ये गोज जो है वो V5 फॉर्म होगा। ठीक है? जैसे अगर पास है PASS तो इसमें PASS लगाएंगे, पासेस करेंगे, क्योंकि इसके भी लास्ट में डबल एस है। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ा जाए। वर्ब के 5 फॉर्म एक बार देख लें। V1 जिसमें कुछ नहीं लगा, V2 जिसमें ईडी या ईडी लगा हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, V1 V2 V3 एक जैसा भी हो सकता है। V3 जिसमें ईडी या ईएन लगा हो, जैसे प्ले में ईडी लगा तो ये V3 हुआ। V4 जिसमें वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा हो, जैसे प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग बना तो ये V4 फॉर्म है। लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स हैं, जैसे जिस वर्ड जैसे रन RUN लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो उसके ठीक पहले वाउल हो तो उसे V4 बनाते समय लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करके ING जोड़ा जाता है। वैसे वर्ड और वैसे वर्ड जिसके लास्ट में ई हो उन्हें जब V4 बनाने के लिए ING जोड़ना हो तो लास्ट के ई को हटा के तब ING जोड़ा जाता है। फिर V5 फॉर्म जिसमें S या ES जुड़ा हुआ हो लास्ट में, जैसे प्ले का प्लेज है तो इसमें S लगा, डाई में डाइज लगा। उसी तरीके से वैसे वो वर्ब्स जिसमें SSSHXZ लगे हों उनके लास्ट में ओ या लगे हों उनमें ES लगा के उनका V5 फॉर्म बनाया जाता है। जैसे गो है, इसके लास्ट में ओ है तो इसमें ES लगा के गोज बनाएंगे और ये गोज होगा V5 फॉर्म। जैसे पास है तो इसमें ES लगा के इसमें पासेस बनाएंगे और ये होगा इसका फिफ्थ फॉर्म। तो चलिए आगे बढ़े। टेंस में हमने देख ही लिया कि काम कैसे कब हो रहा है, हुआ या होगा, यही बताता है हमें टेंस। यानी वर्ब के फॉर्म को देखकर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि काम कब हुआ होता है या होगा, क्योंकि टेंस स्टडी ऑफ चेंज इन वर्ब ही है और यही स्टडी ऑफ चेंज इन वर्ब हमें बता देगा कि समय ये काम कब हो रहा है होता है। कैसे, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, जस्ट अभी देखेंगे। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये टेंस क्या है, तो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क यानी काम, प्रेजेंट टाइम के काम को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, पास्ट टाइम के काम को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम के काम को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं मतलब उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, वो उसी की पढ़ाई जो टेंस होती है उसी में अब हम लोग देखेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि जैसे
प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स ही क्यों होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? क्या आप बता सकते हैं? नहीं। तो इस राज से भी पर्दा उठेगा। ये 4 टाइप के ही क्यों होते हैं देखेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ प्रेजेंट टाइम रिलेटेड पीसेज ऑफ वर्क, यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी काम प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है उस काम को एक्सप्रेस बस 4 ही तरीके से किया जा सकता है। इसलिए प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। पास्ट के टाइम से रिलेटेड काम को भी बस 4 टाइप से ही, और फ्यूचर टाइम से रिलेटेड काम को भी बस 4 टाइप से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसलिए इनके काइंड्स 4-4 ही होते हैं, यानी पूरे टेंस के 12 काइंड्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मिला के होते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं एक्सप्रेशन ऑफ वर्क के, देखिएगा इन चारों से अलग आप किसी काम को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन 4 तरीकों से। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप देखें पहला तरीका क्या है। जैसे देखा जाए तो मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। फिलहाल मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाता हूँ या ये इस टाइप के काम को हमेशा ध्यान में ही रखें, लेकिन हिंदी में जो काम इस तरीके से बोला जाता है उसका इंग्लिश कैसे होता है देखेंगे। आप हिंदी में भी जैसे एक्सप्रेस करें तो इसी तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे जाता हूँ तो कल भी गया, आज भी गया, हो सकता है कल भी जाऊंगा, यानी इस काम का रिलेशन अभी प्रेजेंट से है। और इसका इंग्लिश होता है आई गो टू स्कूल डेली। ये गो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है। आई क्या है, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V1। एक चीज देखेंगे, वह रोज विद्यालय जाता है अगर करना हो तो इसके लिए हम लोग करेंगे ही गोज टू स्कूल डेली, यानी कि ही के साथ हम गोज यानी V5 फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंगुलर के साथ V5 और प्लूरल के साथ V1 यूज करते हैं, वो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल यही जाने कि कहीं V1 और कहीं V5 का यूज होता है, और ये काम हमें बताता है कि जो काम डेली, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली होता है, यानी कि प्रेजेंट के काम को देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट के काम को, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ये लगा। ऑक्सिलरी वर्ब निगेटिव में जाके इसके साथ डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। इसमें एक चीज और देख लेंगे, डोंट और डजंट भी लगता है, और इसके साथ फिर वर्ब का फॉर्म V1 हो जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे ही के साथ ही डज नॉट करते तो फिर गो करते। ये अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ये आगे टेंस क्या कहलाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। अभी ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं, बस ये पीसेज ऑफ वर्क, काम को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, बस वही एक्सप्रेशन अभी बता रहा हूँ, पूरा अभी बता नहीं रहा हूँ कि इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट में कैसे काम होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी इसका 6 फॉर्म स्ट्रक्चर हम लोग जस्ट देखेंगे अभी कुछ देर बाद। अभी बस आप इसको ध्यान में रखें, आप ज्यादा डीपली ना भी रखें, वो तो मैं आगे बताऊंगा ही अभी इन सबको डीपली। बस अभी सिर्फ अभी ऊपर से ही सुपरफिशियली बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस इसको दिमाग में रखें कि ये आगे हम लोग और देखने वाले हैं। अगला तरीका क्या है काम को एक्सप्रेस करने का, मैं अभी विद्यालय जा रहा हूँ, मतलब इसके लास्ट में रहा हूँ, अगर लड़की रही तो रही हूँ, और बहुत सारे लोग रहे तो रहे हैं। और इसके लिए आई एम गोइंग मतलब एम और प्लस ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहे, और उसके पहले मैं के लिए आई एम, अगर ही रहता कि वह विद्यालय जा रहा है तो ही इज करते, और दे रहता कि वे लोग विद्यालय जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू स्कूल होता। यानी कहीं इज और कहीं आर, यानी इज, एम और आर, और उसके बाद वर्ब का फॉर्म V4 रहे, तो समझ जाइएगा कि वो ऐसे काम को एक्सप्रेस कर रहा है जो अभी हो रहा है उसके हिंदी में, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ। और मैं विद्यालय जा रहा हूँ कब लगाते हैं ये तो आप समझ ही रहे होंगे, न भी समझ रहे हो तो आगे समझेंगे। यानी कि इसके साथ अगला तरीका जो है उसमें इज, एम, आर प्लस V4 का यूज होता है, यानी इज, एम, आर प्लस V4। फिर देखें, प्रेजेंट टाइम से, वर्तमान समय से संबंधित कार्यों को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है। नेक्स्ट तरीका, मैं अभी अभी विद्यालय पहुंच चुका हूं, मतलब उसमें चुका हूं लगा रहता है। अगर लड़की रहेगी तो सीता अभी अभी विद्यालय पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग होंगे तो सारे विद्यार्थी अभी अभी विद्यालय पहुंच चुके हैं, तो चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, कुछ भी रह सकता है। और इसके साथ आई के साथ हैव, और वह अभी अभी विद्यालय पहुंच चुका है तो ही के साथ हैज लगाते,
यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज और बाकी सबके साथ हैव लगेगा। इसके साथ वर्ब का फॉर्म देख रहे हैं, ये V3 है, ये V4 है, ये V1 या V5 यहाँ रहता है, V4 यहाँ और V3 यहाँ। और V3 से पता चल जाएगा अगर इसके पहले हैज या हैव रहे तो कि काम अभी अभी यानी कुछ देर पहले खत्म हुआ है। फिर आ गए फोर्थ फॉर्म में, मैं 2 महीने से विद्यालय जाता रहा हूँ। यार इसके साथ ये देखे हैज हैव प्लस V3 का भी यूज होता है। ये हुआ हैज हैव प्लस V3। अगला देखिए, मैं 2 महीने से विद्यालय जाता रहा हूँ, यानी कोई काम पास्ट शुरू हुआ अभी तक चला आ रहा है, तो उसके साथ आई हैज हैव बीन प्लस गोइंग टू V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस 2 पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का यूज होता है। फिलहाल हम लोग यही देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का क्या रोल है किसी भी टाइप के काम को एक्सप्रेस करने में। तो यहाँ पे देखेंगे मैं 2 महीने से विद्यालय जाता रहा हूँ, तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। अगर रहता वह 2 महीने से विद्यालय जाता रहा है तो यहाँ ही के साथ हैज का यूज करते हैं। ये तो आप जान ही रहे होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन लगेगा और फर्स्ट पर्सन या कि बाकी सबके साथ हैव बीन लगेगा। यानी कि हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 का यूज होता है, ये भी प्रेजेंट में ही होता है। ये सारे प्रेजेंट टेंस में ये ऑक्सिलरी और मेन वर्ब का मैं बता रहा हूँ। ये V1 जो भी है वो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है 11 होते हैं, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड, ये तो आप जान ही रहे हैं। फिर यहाँ भी होगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4। अब चर्चा आगे होगी पास्ट की। पास्ट, अब यहाँ एक चीज देखें, आप प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड कोई भी काम ऐसा बोलिए, देखिए इन चारों से बाहर है क्या, नहीं होगा। मैं कार्य का यानी हर वर्क की बात कर रहा हूं, काम के एक्सप्रेशन की यानी वर्ब के एक्सप्रेशन की। प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड कोई भी काम हो तो उसे बस इन्हीं 4 तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए प्रेजेंट टेंस के 4 ही काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये अभी मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ, आगे हम लोग देखेंगे। पास्ट टाइम के काम को एक्सप्रेस करने के तरीके क्या होते हैं। पहला होगा जैसे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यानी V2 का यूज होगा, उसका हिंदी मैं कल विद्यालय गया, तो यो में आ लगा है, यानी आ या आथा से इन करेगा। मैं घर गया था तो भी V2 का ही यूज करते। तो V2 का यूज देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये पास्ट टाइम में मैं कल विद्यालय गया, तो मैं कल विद्यालय गया कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि मैं अभी के काम में, क्या मैं अभी पढ़ाया बोल सकता हूँ, नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ बोलूंगा। उस तरीके से पढ़ाया कब बोलेंगे, वैसे काम को बोलेंगे जो काम खत्म हो चुका है। और इसमें V2 का यूज करते हैं, तो V2 देख के आप समझ जाइएगा कि ये काम खत्म हो चुका है पास्ट टाइम में। V2 देख के कटकुट V2 देख के आप समझ जाइएगा कि ये काम खत्म हो गया कब, तो पास्ट टाइम में, यानी पास्ट टाइम से रिलेटेड काम को एक्सप्रेस करने का तरीका हुआ कि इसमें V2 का यूज करेंगे। फिर आगे देखें, पास्ट टाइम में सबसे पहली बात V2, अगर इसका निगेटिव रहता तो इसके साथ हम लोग डिड नॉट प्लस V1 का यूज करते। जैसे वो मैं कल विद्यालय नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल करते, V2 फिर भी नहीं करते। ये आगे तो हम लोग 6 फॉर्म अभी देखेंगे ही उसमें। फिर अगला हुआ मैं खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। अगर वह के जगह वे लोग रहते तो दे वर ईटिंग फूड, यानी कहीं वाज कहीं वर, इसके साथ V4, यानी कि पास्ट में, ये पास्ट की मामला चल रहा है सब। इसमें पहला में V2 या डिड नॉट प्लस V1 होता है, दूसरा वाज या वर प्लस V4 का यूज होता है। तो वाज या वर प्लस V4 कहीं देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा ये काम पास्ट से रिलेटेड है। फिर देखेंगे मैं विद्यालय जा चुका था या तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू स्कूल या आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर यू कम। तो यहाँ पे एक चीज है, ये आई चाहे किसी भी पर्सन के साथ हैड ही लगता है। वह विद्यालय जा चुका था रहता तो भी ही हैड गॉन टू स्कूल ही होता, यानी इसके साथ जो प्रेजेंट की तरह हैज हैव का कोई बैरियर नहीं है, ये सबके साथ हैड ही लगता है, यानी हैड प्लस V3 का यूज होता है पास्ट में। अगर हैड प्लस V3, हैड हैज नहीं, हैड हैड प्लस V3 कहीं देख ले तो समझ जाएंगे आप कि हाँ भाई ये पास्ट टाइम से रिलेटेड वर्क है।
उम्मीद करता हूँ क्लास आप समझ रहे होंगे। उस तरह से अगला तरीका है, मैं 2 महीने से विद्यालय जाता रहा था, देख रहे हैं रहा था हैड बीन प्लस बिफोर रहता है, इसके साथ वे लोग भी रहता तो दे हैड बीन ही होता, कोई और काम नहीं। और ये चौथा तरीका है पास्ट के काम को एक्सप्रेस करने का, यानी इसमें हैड प्लस बीन प्लस बिफोर कहीं देख लें तो समझ जाए कि ये काम पास्ट से रिलेटेड है। फिर फ्यूचर टाइम से रिलेटेड काम को, अब इसमें एक बात है, आई हैव जस्ट स्विच ऑफ द फैन, यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में इसलिए क्योंकि हैज या हैव है, और मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट टाइम में देखिए हैज या हैव प्लस भी3 होता है। हैज या हैव प्लस भी3 कहीं दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड वर्क है, और प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड वर्क है तो प्रेजेंट टेंस है। लेकिन पास्ट टाइम का बोध करा रहा है क्योंकि काम खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उस काम का संबंध कहीं ना कहीं प्रेजेंट से है, ज्यादा समय नहीं गुजरा है उसे बीते हुए, प्रेजेंट मोमेंट के लहर में ही अभी है। तो फ्यूचर टाइम रिलेटेड वर्क आप देख रहे हैं, मैं विद्यालय जाऊंगा या वह मुझे पढ़ाएगा, तो आई शैल गो टू स्कूल। अगर दे रहता तो दे के साथ विल का प्रयोग करते, जैसे ही रहता तो ही विल टीच मी या दे विल टीच मी है, मतलब कहीं शैल कहीं विल और इसके साथ भी वन, यानी कि शैल या विल प्लस भी1 का यूज होता है। ये इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगला तरीका क्या है, वह विद्यालय जाता रहेगा, इसको हिंदी में बोलने का तरीका है ता रहेगा, और इंग्लिश में लिखने का तरीका विल प्लस बी फोर या सेल प्लस बी फोर। आप कहेंगे सेल कैसे, तो अगर आई रहता, जैसे वह विद्यालय जाता रहेगा की जगह मैं विद्यालय जाता रहूंगा रहता, तो यहाँ आई करते, यहाँ सेल, फिर बी और प्लस गोइंग टू स्कूल, यानी कहीं सेल कहीं विल प्लस बी फोर, यानी कि सेल या विल प्लस बी फोर। नेक्स्ट तरीका क्या है फ्यूचर टाइम रिलेटेड वर्क को एक्सप्रेस करने का, कि उसे हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, तुम शाम तक जा चुकोगे, यानी चुकेगा चुकेगी, लड़की रहेगी तो चुकेगी, बहुत सारे लोग रहेंगे तो चुकेंगे। और इसके इंग्लिश में लिखने का तरीका है, अगर आई रहता या वी रहता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल नंबर तो सेल लगाते, और बाकी सबके साथ विल, तो सेल या विल प्लस हैव प्लस भी3। वो भी3 है। नेक्स्ट तरीका क्या है, तो मैं 2 महीने से विद्यालय जाता रहूंगा, देखिए ता रहूंगा या ता रहेगी या ते रहेंगे, और इसके साथ सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी4, यानी कि सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस भी4। जी हाँ, तो ये 4 तरीके हैं जिनसे फ्यूचर टाइम रिलेटेड किसी भी काम को एक्सप्रेस किया जाता है या बताया जाता है। और उसके साथ ऑक्सिलरी या मेन वर्ब्स कैसे होते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म सेल या विल प्लस भी1, सेल या विल प्लस भी4, सेल या विल प्लस हैव प्लस भी3, सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी4। इन 4 तरीकों से अलग कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि फ्यूचर टाइम रिलेटेड किसी भी काम को एक्सप्रेस किया जा सके तो आप बताएं मुझे, नहीं है। इसीलिए इन 4 तरीकों को ही 4 अलग अलग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं 4 तरीकों से फ्यूचर टाइम रिलेटेड वर्क को एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़े। ये सब अभी टेंस के काइंड्स नहीं देखना है, बस अभी मैं आपको ये बस दिमाग में रखना है कि इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस होता है, ये मैं आगे अभी डिस्क्राइब करूंगा। फिर टेंस से पता चल ही गया कि हमें यह बताता है कि काम कब होता है, हुआ या होगा। आगे बढ़ें, आपका होमवर्क है कि राइट एंड स्पीक सम सेंटेंसेज इन हिंदी रिलेटेड टू वर्क। कुछ सेंटेंसेस को हिंदी में लिखना है जो कि कार्य से संबंधित हो, प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम या पास्ट टाइम के, जो कि मैंने अभी बताया इसी टाइप का। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपको बता ही दिया गया है सब कुछ, वो आपका होमवर्क है, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। एंड नाउ टेंसेज, तो अभी तक जो हमने पढ़ा इससे हमने जो कंक्लूजन निकाला, अब एक सिंपल सा एक शॉर्ट्स झलक देख लेते हैं इसका।
प्रेजेंट टाइम जैसे डेली, नाउ, दिस डेज, ये सब यही सब ना होता है प्रेजेंट टाइम। पास्ट टाइम जैसे यस्टरडे है, एगो है, ये पास्ट टाइम है। फ्यूचर क्या है? तो टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ये सब क्या है? तो फ्यूचर टाइम है। तो प्रेजेंट टाइम रिलेटेड कोई भी वर्क होता है या प्रेजेंट टाइम का काम प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक, फिर आगे पास्ट टाइम का काम पास्ट टेंस कहलाएगा, पास्ट टेंस। फिर आगे फ्यूचर टाइम का काम फ्यूचर टेंस कहलाएगा। ठीक है। अब अभी तक हमने क्या क्या देखा फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस में? तो प्रेजेंट टेंस में जो होता है एक प्रेजेंट इंडिफिनिट, जो 4 तरीके के काम अभी हमने देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसमें हमने क्या देखा? तो इनमें हमने देखा कि हिंदी में ता हूं, ती है या ते है रहेंगे। फिर हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इनके साथ ऑक्सिलरी या मेन वर्ब ऊपर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का यूज होता है इसके साथ। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज होता है, और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 का यूज होता है। एग्जाम्पल्स हमने अभी अभी ऊपर देखा है। फिर जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था या रही थी या रहे थे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे। फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा चुका हूं या चुकी है लड़की रहेगी तो बहुत सारे लोग रहेंगे, तो चुके हैं, चुका हूं, चुकी है या चुके हैं। इसी तरीके से जाती हूं या जाते हैं, गया, गई, गए, जाऊंगा, जाएगी, जाएंगे, रहा हूं, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, जाता रहेगा, जाती रहेगी, जाते रहेंगे, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकेंगे, चुकेगी, चुकेगा या चुकूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसके साथ वर्ब का फॉर्म तो हमने ऑलरेडी देख ही चुका है, हैड प्लस V3, इसके साथ शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। इसके साथ क्या है अभी आपने देखा है, तो चले याद करें, कोशिश करें एक बार खुद से। तो चले हमने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हिंदी में कैसा स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश में क्या होता है, इज एम आर प्लस V4। फिर पास्ट में क्या होता है, वाज वर प्लस V4। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, शैल विल प्लस बी प्लस V4। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, तो चुका है, चुकी है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या, समय दिया रहेगा। अगर समय न दिया रहे तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सिंपली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाएगा। उसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी समय दिया रहेगा, फिर जाता रहा था, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता रहूंगा। एक चीज आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट में हो आ रहा है, जाता हूं, है, हूं। इसमें आ या आ था, जैसे गया तो य जोड़ आ मिलके आ बन रहा है, तो गया बन रहा है। य जोड़ आ मिलके या, तो उस तरह से आ या आथा से इंड करेगा इसका हिंदी, और फ्यूचर का में ग की प्रधानता रहेगी, वर्ब के लास्ट में ग, गी, गे, जाएंगे, जाऊंगा, जाएगी, जैसा कुछ ना कुछ रहेगा। आगे बढ़ा जाए। ओ नो नो, असाइनमेंट में अभी नहीं जाना है, मेरे नोट्स में आना था, सॉरी।
देख रहे हैं, ये मैं इंग्लिश की शुरुआत बिल्कुल बेसिक एबीसीडी से करता हूँ। एबीसीडी से करते हुए बिल्कुल बैंकिंग, एसएससी, बीपीएससी लेवल तक की पढ़ाई आपकी कराई जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से इज मीन्स क्या होता है, आर मीन्स क्या होता है, आई क्या है, मी क्या है, सिंगुलर प्लूरल, आई, मी, माई, माइन, ये सारा कुछ बताया जाता है। क्योंकि बेसिक नहीं रहेगा तब तक इंग्लिश समझ में आना मुश्किल होता है बाबू। You must have to command on basics. After then, you will be able to understand anything. यहाँ पे ये बताना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप ये 6 फॉर्म समझ नहीं पाएंगे तब तक टेंस का जो मैं बताऊंगा वो आप क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको अभी बेसिक्स की ये जानकारियां देनी जरूरी है। बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप आगे 6 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं समझ पाएंगे। सो प्लीज बिलीव मी, प्लीज ट्रस्ट मी, एंड मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 6 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेज अभी हम लोग टेंस के भी पढ़ेंगे। इसी बेस पे टेंस के वह खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह नहीं खेल रहा है, वह कैसे खेल रहा है, वह कैसे नहीं खेल रहा है, या फिर वह खेल चुका है, वह खेल नहीं खेल चुका है, क्या वह खेल चुका है, क्या वह नहीं खेल चुका है, वह क्यों खेल चुका है, वह क्यों नहीं खेल चुका है। यानी कि टेंस रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेज हैं वे इसी बेस पे 6 फॉर्म में चेंज किए जाएंगे। जिस तरीके से इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज किया जाएगा उस तरीके से उसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब को फेरबदल किया जाएगा और इस तरीके से 6 फॉर्म बनाए जाएंगे। तो देख ले, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड होते हैं उन्हें ही फेरबदल किया जाता है। जैसे इसमें इज है, जैसे यह एक कलम है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, दिस इज अ पेन। तो देखिए इज ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसे ही उलट पलट करेंगे। अगर रहता ही वाज प्लेइंग तो इज के जगह वाज को हम लोग उलट पलट करते हैं जो करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अभी आप, इसका निगेटिव, ये सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जैसे अगर यह एक कलम है तो इसका पॉजिटिव होगा दिस इज अ पेन। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस लेते हैं तो यह कलम नहीं है होगा, इट मींस इसमें नहीं वर्ड आ जाएगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत परेशानियों से गुजर के आपके लिए वीडियो बन रही है। यह एक कलम है, देखिए सारे सेंटेंसेस टेंस के जितने भी इसी फॉर्म पे बनेंगे। यह एक कलम है तो क्या होगा, दिस इज अ पेन। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नहीं नहीं है इसलिए अफर्मेटिव हो गया। अब एक होगा निगेटिव, निगेटिव मतलब जिसमें नहीं वर्ड रहे, यह एक कलम जैसे नहीं है तो ये निगेटिव हो गया। इसका इंग्लिश क्या होगा, दिस इज नॉट अ पेन। जी हाँ, इज नॉट आर्टिकल के पहले लगा दिया हमने, क्योंकि एडवर्ब भी है, ये एडवर्ब है। अब यहाँ देखें, क्या यह कलम नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सकारात्मक, यानी कि इसमें नहीं नहीं है मतलब सकारात्मक है, और क्या लगा हुआ है यानी कि प्रश्नवाचक भी है, इंट्रोगेशन मार्क भी है। तो ये क्या यह कलम है के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्या के लिए हम लोग व्हाट नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं वे इस क्या के लिए व्हाट का यूज करते हैं। वी डोंट हैव टू यूज व्हाट इन दिस केस, वी जस्ट हैव टू डू व्हाट। तो इस इज को, जैसे यह एक कलम है और ये क्या है तो क्या यह कलम है, तो इसके इज को बाहर कर देंगे,
सबसे फर्स्ट में कर देंगे तो इज दिस अ पेन, ये बन जाएगा क्या यह कलम है। जैसे यह कलम है कि ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर दीजिए तो बन गया क्या यह कलम है। तो ये हो जाएगा इज दिस अ पेन। बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर क्या यह कलम नहीं है, तो जैसे यह कलम नहीं है कि इस ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर दिए तो बन जाएगा क्या यह कलम नहीं है। जैसे रहता कि रमेश एक विद्यार्थी नहीं था, तो रमेश वाज नॉट ए स्टूडेंट, उसका बनता क्या रमेश एक स्टूडेंट विद्यार्थी नहीं था, तो उसके वाज को बाहर कर देते, वाज रमेश नॉट ए स्टूडेंट, तो बन जाता क्या रमेश एक विद्यार्थी नहीं था। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इसके इज को बाहर करेंगे तो इज, फिर दिस तो यहाँ दिस, नॉट तो यहाँ नॉट, और पेन तो यहाँ लिख देंगे अ पेन। तो दिस इज नॉट अ पेन, यानी यह कलम नहीं है, बन गया क्या यह कलम नहीं है। हमने किया क्या, तो इसके ऑक्सिलरी वर्ब को बस शुरुआत में लिखा। अब देखेंगे ये क्या नहीं रहेगा, यह कलम कैसे है, कैसे जैसा कोई भी वर्ड रहेगा, जिस ऐसा कोई भी वर्ड रहेगा जिसके इंग्लिश में डब्ल्यू और एच रहे। जैसे यह कलम कैसे है, क्यों है, कहाँ है, कब है, या क्यों है, इस टाइप के जो भी वर्ड रहे। जैसे वह खेलता है, जैसे रमेश एक विद्यार्थी था, तो रमेश एक विद्यार्थी कैसे था, रमेश एक विद्यार्थी क्यों था, रमेश विद्यार्थी कब था, रमेश विद्यार्थी क्यों कहाँ था, तो कहाँ कब कैसे क्यों, ये सब जो भी इंग्लिश होते हैं जिसका इंग्लिश डब्ल्यू और एच से शुरू होता है तो उन्हें हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं, जिनके इंग्लिश में डब्ल्यू एच हो। तो कैसे का हाउ, तो देखिए इसमें डब्ल्यू और एच है, इसे डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। तो इसके इंग्लिश को सबसे शुरू में लिखते हैं और ये हो जाएगा हाउ। अब क्या करें, यहाँ क्या भरे, तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, आज तक आपने ये ट्रिक नहीं देखा होगा और ना ही ये पूरी वीडियो। अगर कहीं देखा हो तो आज की तारीख मेरे वीडियो की अपलोडिंग को देख के और बताइए कि क्या इसके पहले कभी, और अगर कभी भविष्य में मिल जाए तो मेरे वीडियो की अपलोडिंग की तारीख भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। आई एम प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट स्टडी, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट इन योर होल लाइफ। देखेंगे यह कलम कैसे है, तो ये इंग्लिश लिखे और इस ऊपर वाले के क्या यह कलम है का जो ट्रांसलेशन था इज दिस अ पेन, ध्यान देंगे क्या यह, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो इंग्लिश था इज दिस अ पेन, बस ठीक इसको वैसे ही यहाँ पे लिख देते हैं तो बन जाता है यह कलम कैसे है। मतलब कैसे का इंग्लिश शुरू में लिखे और क्या यह कलम है का इंग्लिश उसके बगल में लिख दिए तो ये सेंटेंस बन गया यह कलम कैसे है। यानी हमें क्या लिखना है, हाउ, उसके बाद इज, फिर यहाँ होगा दिस, फिर अ, फिर पेन। तो ये सेंटेंस बन गया हाउ इज दिस अ पेन, यानी यह कलम कैसे है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक उसी तरह क्या यह कलम है नहीं है का ट्रांसलेशन इज दिस नॉट ए पेन, इस कैसे के बगल में लिख देंगे तो बन जाएगा यह कलम कैसे नहीं है। जैसे कैसे का इंग्लिश यहाँ पे लिख दिया जाए हाउ, और इसके बगल में क्या यह कलम नहीं है का ट्रांसलेशन लिख दे तो बन जाएगा यह कलम कैसे नहीं है। एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे ताकि आपके दिमाग में आए। इज दिस नॉट ए पेन तो लिख देंगे इज, यहाँ था देखिए यहाँ इज, फिर दिस, फिर नॉट, फिर अ, फिर पेन। तो ये हाउ इज दिस नॉट अ पेन बन गया यह कलम कैसे नहीं है। तो हमने किया क्या, इस कैसे का इंग्लिश लिख दिया यहाँ और उसके बाद क्या यह कलम नहीं है का इंग्लिश लिख दिया यहाँ। जैसे रमेश एक विद्यार्थी नहीं था, तो रमेश विद्यार्थी कैसे नहीं था, तो कैसे का इंग्लिश हाउ लिख देते और वाज रमेश नॉट ए स्टूडेंट, तो हाउ वाज रमेश नॉट ए स्टूडेंट बन जाता रमेश विद्यार्थी कैसे नहीं था। क्लियर है। तो अब एक बार फिर से देख लें, यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, यह एक कलम नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन। क्या यह कलम है, तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर किए इज दिस अ पेन। क्या यह कलम नहीं है कि ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर किए इज दिस नॉट अ पेन। फिर यह कलम कैसे है, तो कैसे का इंग्लिश शुरुआत में लिख के ऊपर वाले क्या यह कलम नहीं है का ट्रांसलेशन लिख दिया हाउ इज दिस अ पेन और बन गया यह कलम कैसे है। फिर यह कलम कैसे नहीं है, हाउ इज दिस नॉट अ पेन। किया क्या, तो इस कैसे का इंग्लिश डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में लिखा और क्या यह कलम नहीं है का ट्रांसलेशन इज दिस नॉट अ पेन ठीक इसके बगल में लिख दिया, हाउ इज दिस नॉट अ पेन बन गया यह कलम कैसे नहीं है। और ट्रांसलेशन टेंस के जितने भी अभी हम लोग सेंटेंसेस देखने वाले हैं, all those sentences will be created according to this rule। जैसे अगर यहाँ रहे मेरे
मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन। मैं नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन। क्या मैं लिख चुका था, हैड आई रिटन। जैसे इसमें ऑक्सिलरी वर्ब बाहर किए इज, तो आई हैड रिटन में इज होता, हैड ऑक्सिलरी वर्ब होता हो जाता। जिस तरह इसमें इज बाहर आया उसमें हैड बाहर आता। क्या मैं नहीं लिख चुका था, हैड आई नॉट रिटन। या मैं कैसे लिख चुका था, हाउ हैड आई रिटन। मैं क्यों लिख चुका था, वाई हैड आई रिटन। मैं कब लिख चुका था, व्हेन हैड आई रिटन। फिर जैसे फिर जैसे यह कलम कैसे नहीं है, तो मैं कैसे नहीं लिख चुका था, तो हाउ हैड आई नॉट रिटन। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं टेंस रिलेटेड 6 फॉर्म्स। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया है, एक ही सेंटेंस सिंपल सा, ताकि आपकी समझ में, वो दिमाग में, आपके कंसेप्ट में आए। उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास में टफ से टफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखेंगे, ध्यान देंगे। ये भी अभी अभी मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ, अभी पूरे टेंस का भी इसमें स्ट्रक्चर लिखा हुआ नहीं है। जैसे मैं आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये हम लोग भी तुरंत हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन अभी मैं आपको बस एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ इसमें। तो देखेंगे काइंड्स ऑफ टेंसेस क्या है। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा होगी अभी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा होगी, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, फिर परफेक्ट की, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। चारों टेंस की चर्चा हम लोग करेंगे, उसके सबके 6 फॉर्म्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू वॉच विदाउट स्ट्रक्चर, आफ्टर देन वी शैल वॉच विद स्ट्रक्चर। तो देखिए काइंड्स ऑफ टेंस की जब बात आती है, तो एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो पढ़ेंगे कैसे। ये प्रेजेंट टेंस है, ये इंडेफिनिट है। ये जो ब्लॉक है ये प्रेजेंट और इंडेफिनिट का है। ये पास्ट का है, किसका, तो इंडेफिनिट का। और ये रॉ जो चल रहा है ये इंडेफिनिट का चल रहा है, ऊपर फ्यूचर है। तो यानी कि ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उस तरीके से जब कॉन्टिन्यूअस की बारी आ गई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आगे देखें प्रेजेंट टेंस, इसमें ह की प्रधानता होती है। देखेंगे इसमें ह रहेगा। जैसे जाता हूँ, जा रहा हूँ, या जा रहा है, जा रही है, जाने समझ ही रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं विद्यालय जाता हूँ, ऐसे रहेंगे। तो आई गो टू स्कूल। फिर मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखेंगे इसमें ऑक्सिलरी वर्ब शुरुआत में नहीं रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देयर इज नॉट एनी ऑक्सिलरी वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी गेट द ऑक्सिलरी वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस एंड वी कैरी इट फॉर फर्दर सेंटेंसेस। तो क्या मैं आई डू नॉट गो टू स्कूल, अब यहाँ हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया। तो क्या मैं विद्यालय जाता हूँ हो जाएगा डू आई गो टू स्कूल, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर किए। जैसे क्या यह कलम है में हमने इज दिस अपेंड किया था, वैसे इसमें डू आई गो टू स्कूल कर दिया। तो क्या मैं विद्यालय जाता हूँ हो गया। फिर क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। मैं विद्यालय कब जाता हूँ, तो देखिए इस कब का इंग्लिश वेन लिख दिया गया, और ऊपर के डू आई गो टू स्कूल, यहाँ पे डू आई गो टू स्कूल लिख दिया गया। क्लियर है। फिर मैं विद्यालय कब नहीं जाता हूँ, तो व्हेन लिखे, और फिर क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ का डू आई नॉट गो टू स्कूल ठीक इसके बगल में लिख दिए, तो बन गया व्हेन डू आई नॉट गो टू स्कूल, और ये हो गया मैं विद्यालय कब नहीं जाता हूँ। चले आते हैं, फिर पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है। पास्ट जहां भी आए उसके हिंदी में देखिएगा थ रहेगा। जैसे पास्ट में बीते हुए समय में जो भी काम होता है उसे कैसे बोलते हैं, क्या खा रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, कि मैं पढ़ा रहा था ही बोलेंगे ना, थ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पास्ट में हमें थ की प्रधानता होगी। अब ता था रहे, रहा था रहे, चुका था, और ता रहा था, इसी से इंड करता है सेंटेंस जो भी है। फ्यूचर में ग की प्रधानता होती है। जैसे गा गेगी, ता रहेगा, चुकेगा, या
टाइम प्लस ता रहेगा, 2 महीने से पढ़ता रहेगा इस टाइप का। तो देखें, अब देखिए उसने फुटबॉल खेला या खेलता था या खेला था, तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेज पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो ही प्लेड फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस V2, प्लेड V2 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा V2 के पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, इसमें भी नहीं होगा। वह फुटबॉल नहीं खेला तो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। प्लेड मत कर दीजिएगा, प्लेड चूंकि डिड आ गया तो डिड सेंटेंस में कहीं भी हो, डू डज और डिड, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ V1 का ही यूज होता है वैसे सेंटेंसेस में। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, क्या उन लोगों ने फुटबॉल खेला, डिड दे प्ले फुटबॉल, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला, डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल। इस डिड के लिए हमें जैसे प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज करते थे, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ डिड का ही यूज होगा। फिर देखिए उन लोगों ने क्रिकेट कब खेला, देखिए कब हो गया, वहां क्यों था, कब कैसे था, यह कलम कैसे है, हाउ इज दिस अ पेन। यहाँ क्या है, उन लोगों ने क्रिकेट कब खेला, तो व्हेन लिखा, और क्या उन लोगों ने क्रिकेट खेला का डिड दे प्ले फुटबॉल इसके बगल में लिख दिया, तो बन गया व्हेन डिड दे प्ले फुटबॉल, और ये हो गया उन लोगों ने क्रिकेट कब खेला। फिर उसने क्रिकेट कब नहीं खेला, तो इस कब के लिए कब का इंग्लिश शुरू में लिखे, और उन लोगों ने क्रिकेट, क्या उन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला का डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल लिख दिया, तो बन गया उसने क्रिकेट कब नहीं खेला, व्हेन डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल। फिर आगे हम लोग फ्यूचर में, बात फ्यूचर की आती है, तो अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था सेल विल प्लस V1 होता है, कॉन्टिन्यूअस में सेल विल प्लस बी प्लस V4, परफेक्ट में सेल विल प्लस हैव प्लस V3, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। तो अभी बात चल रही है इंडिफिनिट की, यानी हम लोग सेल विल प्लस V1 की चर्चा करेंगे। मैं क्रिकेट खेलूंगा तो आई सेल प्ले फुटबॉल, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा आई सेल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब यानी सेल को बाहर कर दिए, ये मॉडल वर्ब है, लेकिन मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब ही होता है। तो सेल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, सेल आई नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट कब खेलूंगा, तो व्हेन लिखा, और ऊपर वाले सेल आई प्ले क्रिकेट को लिख दिया, तो मैं क्रिकेट कब खेलूंगा हो गया, और मैं क्रिकेट कब नहीं खेलूंगा, तो व्हेन सेल आई नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा। आगे आते हैं कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ हमने देखा कि इसमें ता हूं, ती है, ते हैं जैसा रहता है, इसमें आ या आथा रहेगा, इसमें गा या गी या गे रहेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, वह क्रिकेट खेलेगी, तो सी विल प्ले क्रिकेट हो जाता। आगे देखें हम लोग, देखेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, यानी कॉन्टिन्यूअस का ये कॉलम लाइन चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में अभी हमने देखा है कि क्रिया में रहा है या रही है या रहे हैं होता है, हमने रहे हैं लिया इस बार। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और सिक्स फॉर्म बनाना हमने अभी अभी सीखा है, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर किए आर, और बन गया आर दे प्लेइंग फुटबॉल। कुछ नहीं किया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल के आर को बाहर किया, तो बन गया आर दे प्लेइंग फुटबॉल। देखिए यहाँ पे आर दे प्लेइंग फुटबॉल, और ये बन गया क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या के लिए अलग से व्हाट लिखना जरूरी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। जिस तरह से क्या यह कलम नहीं है, इज दिस नॉट ए पेन था, उसी तरीके से क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, कि ऑक्सिलरी वर्ब, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, कि आर को बाहर किया, तो बन गया क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसके आर को बाहर करेंगे तो क्या होगा, आर तब दे तब नॉट तब प्लेइंग तब फुटबॉल, वही चीज तो है यहाँ पे, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। फिर वे फुटबॉल कैसे खेलेंगे, तो कैसे का इंग्लिश लिखा, और ऊपर वाले इसको हम लोग नीचे ले आए, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, हाउ, इस हाउ के बगल में आर दे प्लेइंग फुटबॉल लिख दिया। और वे फुटबॉल कैसे नहीं खेलेंगे, इस कैसे का इंग्लिश जैसे हमने यह कलम कैसे नहीं है, हाउ, और ऊपर वाले इज दिस नॉट ए पेन को नीचे किया था, ठीक उसी तरह हाउ लिखने के बाद ये क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, कि आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल को लाएंगे, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, देखिए एग्जैक्ट वही चीज है, और ये बन गया, या फुटबॉल कैसे नहीं है, हाउ, या वे फुटबॉल कैसे नहीं खेल रहे हैं, तो हाउ आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। काफी मेहनत लगता है, काफी परेशानियों के बाद मैं ये वीडियो आपको दे पा रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, और बहुत जल्द आपका ऑनलाइन क्लास शुरू होगा, मस्ट ज्वाइन दैट। आपका साथ रहेगा तो वो भी बनेगा ही जल्द। आ जाए। फिर मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, आई सेल बी प्लेइंग क्रिकेट, इस टाइप का सेंटेंस हमने देखा था
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ रहूंगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। शैल और बी के बीच में नॉट लगता है। फिर क्या मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ रहूंगा, शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट कैसे खेलता रहूंगा था हाउ लिखा, और ऊपर वाला शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट यहाँ लिख दिया, तो बन गया मैं क्रिकेट कैसे खेलता रहूंगा, हाउ शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। और मैं क्रिकेट कैसे नहीं खेलता रहूंगा, तो हाउ शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखेंगे हाउ शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या किया, कैसे का इंग्लिश ये हाउ यहाँ लिखा, और ऊपर वाला क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा, शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक इसके बगल में लिख दिया, बन गया कि मैं क्रिकेट कैसे नहीं खेलता रहूंगा। आगे बढ़ा जाए। फिर परफेक्ट की बात आती है, तो परफेक्ट में हमने ऑलरेडी जाना है कि चुका है या चुकी है या चुके हैं रहता है, तो यहाँ चूंकि वे है प्लूरल है तो चुके हैं, अगर रहता वह तो चुका है होता, वह फुटबॉल खेल चुका है तो यहाँ ही करते, और यहाँ हैव की जगह हैज करते। तो हैव प्लस V3 का यूज तो हम लोग करते ही हैं, हमने ऊपर देखा था, वही चीज है दे हैव। और वे फुटबॉल खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड फुटबॉल। सिक्स फॉर्म बनाना हमने ऑलरेडी सीख लिया है। क्या हो गया, वे फुटबॉल खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है, देखिए यहाँ ही आया तो यहाँ हैज होगा, ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या वे लोग फुटबॉल खेल चुके हैं, फिर दे आ गया, तो चूंकि इसमें अगर क्या वह फुटबॉल खेल चुका है रहता तो हैज बाहर आता, हैज ही प्लेड फुटबॉल, लेकिन यहाँ वे आ गया तो हैव बाहर किए, हैव दे प्लेड फुटबॉल, तो ये हैव दे प्लेड फुटबॉल। फिर क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, वही किया हमने, वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है जिस तरीके से कि वह कलम नहीं है कि दैट इज नॉट ए पेन, या यह कलम नहीं है, दिस इज नॉट ए पेन, को इसको बाहर करते तो बन जाता क्या यह कलम नहीं है, उस तरीके से वह फुटबॉल नहीं खेल चुका, ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल के हैज को बाहर किए, या यहाँ पे हैव है तो हैव को बाहर करेंगे दे के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या वह फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, हैव दे नॉट प्लेड फुटबॉल। फिर वे फुटबॉल कहाँ खेल चुके हैं, तो इस कहाँ को पहले लिखा और ऊपर वाले हैव दे प्लेड फुटबॉल को नीचे लाया, वेयर हैव दे प्लेड फुटबॉल, तो बन गया वे फुटबॉल कहाँ खेल चुके हैं। और वे फुटबॉल कहाँ नहीं खेल चुके हैं तो वेयर हैव दे नॉट प्लेड फुटबॉल हो गया, वे फुटबॉल कहाँ खेल चुके हैं। अब बात आगे आती है पास्ट परफेक्ट की, तो चुके हैं की जगह हमने बताया था थ की प्रधानता रहेगी, थ की को प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे, वे या वह, वे लोग या वह फुटबॉल खेल चुके हैं या चुका था, तो दे या ही हैड प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे प्रेजेंट की तरह दे के साथ हैव और ही के साथ हैज जैसा कोई मैटर नहीं है, चाहे वे लोग रहे या वह रहे, दोनों के साथ हैड का यूज ही होगा। फिर आ गया मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, आई के साथ शैल लगेगा, आई और वी के साथ बाकी सबके साथ विल, तो यहाँ पे शैल और हैव, यानी शैल और हैव के बीच में नॉट लगता है, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसके शैल को बाहर किए, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, शैल आई नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट कहाँ खेल चुका हूँगा, तो कहाँ का वेयर लिख दिए, ऊपर वाले शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट को यहाँ नीचे लिखे शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट, और ये बन गया वेयर शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट, एंड द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस इज मैं क्रिकेट कहाँ खेल चुका हूँगा। फिर यहाँ मैं क्रिकेट कहाँ नहीं खेल चुका हूँगा, वेयर शैल आई नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, बन गया मैं क्रिकेट कहाँ नहीं खेल चुका हूँगा। टेंस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस टेंस के, क्योंकि हम लोग पूरे टेंस को अभी देखेंगे, घबराए नहीं, देखिए 4 बार हमने स्ट्रक्चर को दिखाया है, अभी स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, इसके पहले 4 बार हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे पूरे टेंस को, जी हाँ पूरे टेंस को अभी हम लोग खत्म करने वाले हैं। जब बात प्रेजेंट इंडिफिनिट की आती है तो किस टाइप के काम को, तो नियमित रूप से किसी आदत को या किसी वस्तु की प्रकृति यानी उसके नेचर को, उसके कैरेक्टर को, या फिर ऐसे चीज को, ऐसे इंसिडेंट्स को जो डेली हो, समटाइम्स हो, रेयरली हो, सेल्डम ओकेजनली हो, उसको एक्सप्रेशन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। और जो काम डेली, रेयरली, सेल्डम हो या हैबिचुअली हो, उसे क्या कहेंगे, तो ता है, ते है, ती लगा के ही बोला जाता है। जैसे आपको बोलना हो कि मैं, आप कभी चॉकलेट नहीं खाते हैं, एक बार कभी आपने खाया, तो क्या आप बोलेंगे कि मैं चॉकलेट खाता हूँ, नहीं बोलेंगे। लेकिन आप डेली खाते हो या 10 दिन 20 दिन पे समटाइम्स खाते हो, तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं चॉकलेट खाता हूँ। तो उसी तरीके से इसमें ताहे तेहे लगा के बोला जाता है, जो डेली, रेयरली, सेल्डम की हो। इसके 6 फॉर्म्स देखेंगे हम लोग।
V1 या V5 का यूज होता है। सिंगुलर के साथ इसमें असर्टिव में V5 और निगेटिव में डज नॉट। इसके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ असर्टिव में V1 और निगेटिव में डू नॉट का यूज होता है। दे रहेगा तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, और वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट हम लोग करेंगे। फिर आ गए इसके 6 फॉर्म में। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से, तो एक अफर्मेटिव देखेंगे, फिर निगेटिव देखेंगे, फिर हम लोग इंट्रो अफर्मेटिव, इंट्रो निगेटिव, डब्ल्यू एच अफर्मेटिव, डब्ल्यू एच निगेटिव, हर टाइप के सेंटेंसेज विथ स्ट्रक्चर हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू किया जाए अफर्मेटिव से। अभी मैं ध्यान देंगे एक सिंपल सा सेंटेंस लूंगा और एक ही सेंटेंस को हम लोग पूरे टेंस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के चारों काइंड्स इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे, ताकि एक सेंटेंस आपके दिमाग में जम जाए। और एक बार अगर दिमाग में जम गया तो आप डिफरेंट काइंड्स के तरह तरह के टफ से टफ सेंटेंसेस भी यू कैन ट्रांसलेट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड सिंपल वे। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ सिंगल सेंटेंस इन माय टीचिंग टुडे। तो देखेंगे यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, ये सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे आई प्ले क्रिकेट टुडे रहता या आई प्ले क्रिकेट डेली रहता, तो ये डेली क्या हो जाता, तो अदर वर्ड हो जाता। उस तरीके से निगेटिव में आते हैं, तो निगेटिव में राजेश डज नॉट राइट अ लेटर, से राजेश पत्र नहीं लिखता है, तो राजेश डज नॉट राइट ए लेटर हो जाता है। ये डज नॉट करते क्योंकि राजेश सिंगुलर होता, अगर दे रहता तो दे डू नॉट राइट ए लेटर हो जाता क्योंकि दे प्लूरल होता। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता, सबसे पहले दे यानी सब्जेक्ट कौन है, लिखने का काम कौन कर रहा है, तो वे लोग या राजेश, तो राजेश या वे लोग सबसे पहले सब्जेक्ट। और इसके स्ट्रक्चर को, इस प्लस को आप लोग मैथ्स का प्लस से माइनस मत मानिएगा, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे सब्जेक्ट के बाद डू या डज फिर नॉट, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद डू या डज है, यहाँ डज है या नॉट, उसके बाद राइट है तो V1 है, फिर लेटर है तो ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या है, उसके लिए प्लस दिया गया है। जैसे सबसे पहले दे है तो ये सब्जेक्ट है, फिर डू नॉट या डज नॉट है, जैसे राजेश है तो राजेश सब्जेक्ट है, इसके बाद दे के बाद डू या राजेश के बाद डज, तो वही डू या डज लिखा गया। उसके बाद नॉट दोनों में है तो नॉट लिखा गया, फिर उसके बाद राइट है तो V1 लिखा गया, और ये लेटर लेटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखा गया। तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में पॉइंट दे सकते हैं। फिर आगे इंट्रोफॉर्मेटिव में, क्या राजेश पत्र लिखता रहेगा, डज राजेश राइट अ लेटर। देखिएगा डज जैसे ही आया ये राइट V1 हो गया, इसके अफर्मेटिव में राजेश राइट्स अ लेटर था, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये देखिएगा डज पहले है तो डज, फिर राजेश सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, राइट V1 है तो V1 और लेटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रो निगेटिव, क्या राजेश पत्र नहीं लिखता, अभी हमने देखा है डज राजेश नॉट राइट अ लेटर। फिर राजेश पत्र क्यों लिखता है, तो वाई डज राजेश राइट अ लेटर, वाई प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस राइट V1 फिर लेटर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर राजेश पत्र क्यों लिखता है, तो अभी हमने सीखा है कि कैसे इसके 6 फॉर्म्स को हम लोग करते हैं, बनाते हैं। इसके WH वर्ड को शुरू में लिखा तो WH वर्ड, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर राजेश पत्र क्यों लिखता, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, वाई डज, बोलिए तो क्या होगा, ये डज WH वर्ड तो WH वर्ड, डू या डज सब्जेक्ट राजेश तो राजेश, नॉट तो नॉट, फिर V1 तो काम कौन सा है, लिखने का तो राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है तो लेटर। पत्र क्यों नहीं लिखता है, तो पत्र है तो ये लेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए कॉन्टिन्यूअस की तरफ, इसके स्ट्रक्चर को भी देखा जाए। अगर यहाँ रहा मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं करता है, तो माई फ्रेंड डज नॉट टॉक टू मी, वह मुझे किताब नहीं देता है, ही डज नॉट गिव मी अ बुक। इस तरीके से कई सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। वाक्य को जोरदार बनाने के लिए अफर्मेटिव में भी कहीं कहीं डू डज होता है, जैसे वह लिखता ही तो है तो ही डज राइट भी हम लोग कह सकते हैं, ही राइट्स की जगह। ध्यान देंगे अगर हमें वाक्य को जोरदार बनाना है या उस पे वर्ब पे कोई इम्फेसाइज करना है।
इसके कुछ सेंटेंसेज है जिसका इंप्रूव आप करेंगे, जैसे संजय सेल्डम प्लेड क्रिकेट। क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि सेल्डम वर्ड लगा है तो इसके साथ हम लोग V1 या V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, तो ही सेल्डम प्ले क्रिकेट होगा। राजेश राजेश एवरीडे वेंट स्कूल, ये गलत हो जाएगा, राजेश एवरीडे गो टू स्कूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेंट नहीं होगा एवरीडे के साथ। फिर बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जैसे अब कॉन्टिन्यूअस का यूज कैसा होता है? जो काम बोलने के समय जारी हो। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसे मैं कैसे बोलूंगा? आई एम टीचिंग यू, तो यानी कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो अभी जो काम हो रहा है उसमें रहा है, रहे हैं, या फीमेल होगी तो रही है जैसा यूज किया जाता है। वही बात जो बोलने के समय तक हो रही हो या बोलने के समय जारी हो, इसके पहच आइडेंटिटी क्या है? अब ये मत बोल दीजिएगा, बहुत सारे बोलते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा है वो प्रेजेंट है, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि ये पहचान है, इसकी आइडेंटिटी है, न कि इसका डिफिनीशन या परिभाषा। तो ध्यान रखेंगे, बोलने के समय जारी कार्य को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि उसमें रहा है, रही है लगाया जाता है, इसलिए ये एक्सप्रेस का एक तरीका है, न कि डिफिनीशन। डिफिनीशन ये है कि वो बोलने के समय जारी है, और बोलने के समय जो काम चल रहा होता है उसमें रहा रही लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रहा रही लग गया तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम ऐसे कार्य को रखते हैं जो बोलने के समय जारी रहता है, और बोलने के समय जारी कार्य को रहा है, रही है, रहे हैं लगा के बोला जाता है, इसलिए इसमें रहा है, रही है लगा रहता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि रहा है, रही है लगा होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ये पहचान है, परिभाषा नहीं। परिभाषा ये है बोलने के समय तक जो हो क्रिया हो रही हो। ठीक है, फिर इसके 6 फॉर्म्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, राजेश पत्र लिख रहा है, इसका इंग्लिश होगा राजेश इज राइटिंग अ लेटर। स्ट्रक्चर क्या हुआ? तो पहले राजेश, फिर इज, अगर ही दे रहता तो आर होता, आई रहता तो एम होता, मतलब सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, प्लस राइटिंग क्या है तो भी फोर, और लेटर क्या है तो ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। टेंस की बात चल रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जी हाँ, क्या राजेश पत्र लिख रहा है? तो अभी हमने देखा था राजेश पत्र नहीं लिख रहा है, राजेश इज नॉट राइटिंग ए लेटर। राजेश सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर प्लस नॉट प्लस राइटिंग भी फोर और लेटर ऑब्जेक्ट। जिस क्रम में ये है उसी क्रम में ये सेंटेंस है। फिर क्या राजेश पत्र लिख रहा है? इज राजेश राइटिंग ए लेटर। जैसा हमने याद कीजिए पढ़ा था, क्या यह कलम है, इज दिस अ पेन, उसी तरीके से क्या राजेश पत्र लिख रहा है? इज राजेश राइटिंग ए लेटर। अगर एक अफर्मेटिव मिल गया तो उसका 6 फॉर्म यू विल create automatically. That's why you don't have to worry about that. I've already taught you that how can we form the 6 forms of sentences. So come here, क्या राजेश पत्र लिख रहा है? तो इसका स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट राजेश, फिर राइटिंग भी फोर लेटर ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोनेगेटिव का, क्या राजेश पत्र नहीं लिख रहा है? इज राजेश नॉट राइटिंग ए लेटर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इज एम आर पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले इज एम आर है, फिर सब्जेक्ट राजेश है, फिर नॉट है, फिर राइटिंग भी फोर है, फिर लेटर ऑब्जेक्ट है। जिस तरीके से ये है। इसके टफ से टफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे अभी नेक्स्ट सीरीज में। फिर देखें WH अफर्मेटिव या WH नेगेटिव। जैसे राजेश पत्र क्यों लिख रहा है? तो वाई इज राजेश राइटिंग ए लेटर, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर राजेश पत्र क्यों नहीं लिख रहा है? वाई इज राजेश नॉट राइटिंग ए लेटर, या वाई इजंट राजेश राइटिंग ए लेटर। देखिए दोनों तरीके से बन सकता है, यहाँ भी हमने दिखाया है इज राजेश नॉट राइटिंग ए लेटर, इज राजेश नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या राजेश पत्र नहीं लिख रहा है की जगह इजंट राजेश राइटिंग ए लेटर भी हो सकता है। लेकिन हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं रखेंगे, हम लोग वर्ब के ठीक पहले ही नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि नॉट एडवर्ब है, और एडवर्ब का यूज अक्सर हम लोग भी वर्ब के पहले करते हैं, न कि सब्जेक्ट के पहले। इसलिए इजंट राजेश राइटिंग ए लेटर को हम लोग प्रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर ग्रामेटिकली करेक्ट 100% नहीं हो पाएगा। इसलिए वी हैव टू प्रैक्टिस विथ इज राजेश नॉट राइटिंग ए लेटर। क्लियर है? तो आजकल के नए ग्रामेटिकल मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा यूज किया जा रहा है, इज राजेश नॉट राइटिंग ए लेटर, या हैज राजेश नॉट राइटिंग ए लेटर,
या फिर विल राजेश नॉट राइट ए लेटर की जगह हम लोग विल नॉट राजेश राइट ए लेटर या हैडंट राजेश रिटन ए लेटर या फिर इजंट राजेश राइटिंग ए लेटर कर दे रहे हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं है। तो हम लोगों को कोशिश यही करना है कि इसी टर्म पे चले, इज राजेश नॉट राइटिंग ए लेटर, यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, न सुने हो तो एक बार फिर से बैक स्किप करके एक बार देख लेंगे। तो इसे हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा चल रहा है तो चलने दे, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि नॉट एडवर्ब है और एडवर्ब जब भी होता है तो वर्ब को क्वालिफाई करता है। अगर आपने नॉट पहले लगा दिया तो इसके बाद राजेश नाउन आ जाएगा और एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी 100% करेक्ट। That's why we have to follow this structure: is MR plus subject plus not plus before plus object plus other word plus question mark or other anything। कुछ तेजी से बोल रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपको ये कंप्लीट कराया जा सके। परफेक्ट टेंस की बात आ रही है, इसके भी 6 फॉर्म्स को हम लोग देखेंगे। तो एक होगा अफर्मेटिव, राजेश पत्र लिख चुका है, राजेश हैज रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर राजेश पत्र नहीं लिख चुका है, राजेश प्लस हैज या हैव, अगर राजेश के जगह वे लोग रहता, वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं तो दे हैव नॉट रिटन लेटर। तो इसमें हैज या हैव दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। हैज किसके लिए? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव किसके लिए? तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या लगता है पता ही है, अभी पता है राजेश पत्र लिख चुका है, हैज राजेश रिटन अ लेटर। क्या वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं? हैव दे नॉट रिटन लेटर। देखिए यहाँ दे है सब्जेक्ट तो यहाँ हैव हुआ, यानी कि अगर इसका क्या वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं जानना हो तो सीधे वे लोग पत्र नहीं लिख चुके, वे लोग सीधे इसके अफर्मेटिव पे जाएं। वे लोग पत्र लिख चुके हैं, वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं, क्या वे लोग पत्र लिख चुके हैं, क्या वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं। इस तरीके से आएगा। तो किसी भी सेंटेंस का कोई भी फॉर्म देखना हो तो सीधे उसका अफर्मेटिव में जाए, और नीचे जिस तरीके से हमने बताया था कहाँ नॉट लगता है, कहाँ WH वर्ड रहे तो ऊपर वाले को नीचे लिख दिया जाता है, और उसी ट्रिक को अपनाते हुए सबका 6 फॉर्म ऑटोमेटिक लिखा जा सकेगा। फिर होगा क्या वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं, तो हैव द नॉट रिटन लेटर, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और वो। फिर देखेंगे हम लोग WH वर्ड, राजेश पत्र क्यों लिख चुका है। देखेंगे राजेश पत्र क्यों लिख चुका है, वाई हैज राजेश रिटन लेटर, राजेश है इसलिए हैज लगा। तो WH वर्ड प्लस हैज या हैव, अगर प्लूरल रहता तो हैव भी लगता, यानी हैज या हैव में से कुछ भी लग सकता है, प्लस सब्जेक्ट राजेश प्लस ये V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH निगेटिव में आते हैं, तो वाई हैज राजेश नॉट रिटन अ लेटर, या तो हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को क्यों नहीं मानेंगे हम लोग, वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं अभी। फिर इसके कुछ ब्रेन टीजर्स हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे बाबू, अभी समय ज़्यादा नहीं है। अभी आप लोगों को बस इसका शॉर्टकट में सारा कुछ बताना है। ये सारा अभी कंटिन्यूज क्लास चलेगा, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी मूवी बाकी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और हमारे ऑनलाइन क्लास का इंतजार करें, बहुत जल्द शुरू होगा। वैसे मैं सारा क्लास यूट्यूब पे फ्री करूँगा अभी, बिल्कुल फ्री आपके लिए, और वो बहुत जल्द होगा। बस आपका सपोर्ट रहे, ऐप बन जाए। फिर आ गए यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अफर्मेटिव की बात जब इसके आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो राजेश 2 महीने से पत्र लिखता आ रहा है, राजेश हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 मंथ्स। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर और सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। निगेटिव क्या, तो ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द मौजूद रहता है, नकारात्मकता की भावना दिखती है। जैसे यहाँ पे आगे हम लोग, राजेश 2 महीने से पत्र नहीं लिखता आ रहा है, तो नहीं दिखा, तो राजेश हैज नॉट बीन, हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, V4 प्लस लेटर फॉर 2 मंथ्स, ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद देखिए नॉट, उसके बाद बीन प्लस राइटिंग V4 लेटर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस 2 पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। फिर क्या राजेश 2 महीने से पत्र नहीं लिखता आ रहा है,
हैज राजेश बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 months, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। फिर क्या राजेश 2 महीने से पत्र नहीं लिखता आ रहा है? हैज राजेश नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 months, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। फिर राजेश 2 महीने से पत्र क्यों लिखता आ रहा है? वाई हैज राजेश बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 months, WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। देखिएगा काफी फास्ट में आप पढ़ते जा रहे हैं, आपका रिवीजन भी होता जा रहा है। अगर आपको लगे कि फास्ट है या न समझ में आए तो इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, 2-3 बार देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम लोग आ गए, अब इसमें देखेंगे एक चीज, आप लोग कहाँ फॉर कहाँ सिंस लगता है। तो फॉर प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव रहे, डे मंथ ईयर वीक डिकेड कुछ भी रहे, या लॉन्ग टाइम अ लॉन्ग टाइम, ऑल डे मंथ ईयर ऑल रहे। जैसे मैं बहुत लंबे समय से पढ़ता आ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम रहे, ऑल डे मंथ ईयर ऑल डे फॉर ऑल, आई हैव बीन रीडिंग फॉर ऑल डे या ऑल मंथ्स ऑल ईयर्स, इस टाइप का कुछ भी रहे तो इसके साथ फॉर लगता है। सिंस कहाँ कहाँ लगेगा? तो देखिए सिंस दिन का नाम रहे, जैसे मैं सोमवार से पढ़ता आ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर मंडे, सिंस मंडे। और अगर मैं जनवरी से लिखता आ रहा हूँ तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस जनवरी। मैं 1971 से खेलता आ रहा हूँ तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 1971। ठीक है, दिन के पार्ट के नाम के पहले नाइट, मिडनाइट, आफ्टरनून, डॉन, ब्रेक, डे ब्रेक, संडे, डस्क, ये सब के साथ भी सिंस का यूज होता है। लास्ट कहीं भी लगा रहे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इसके साथ भी सिंस का ही यूज होता है। जैसे मैं पिछली रात से पढ़ाता आ रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग यू या आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट नाइट। चलिए ये भी देख लिया आपने। फेस्टिवल, स्प्रिंग, किसी सीजन के नाम के पहले, किसी फेस्टिवल के नाम के पहले, ये सब के पहले भी सिंस का ही यूज होता है। फिर आगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के 6 फॉर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ध्यान देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, राजेश ने पत्र लिखा, राजेश रोट ए लेटर। देखिएगा रोट V2 है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। राजेश, देखिएगा फिर निगेटिव में ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द मौजूद रहेगा, राजेश ने पत्र नहीं लिखा, राजेश डिड नॉट राइट ए लेटर, तो सब्जेक्ट राजेश हो गया। फिर डिड नॉट, देखिएगा डिड नॉट जैसे ही आया डिड, इसके साथ V1 का यूज हुआ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और एक बार ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया तो आगे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाहर लिखते हैं तो इसमें भी हम लोग डिड को बाहर करेंगे। क्या राजेश ने पत्र लिखा? तो डिड राजेश राइट ए लेटर। क्या राजेश ने पत्र नहीं लिखा? डिड राजेश नॉट राइट ए लेटर। ये हो जाएगा। अब बात आती है WH वर्ड्स की। तो जैसा हमने बताया है कि राजेश ने पत्र क्यों लिखा, तो वाई डिड राजेश राइट ए लेटर, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेटर, उसके बाद अदर वर्ड अगर रहता तो होता। जैसे फिर राजेश ने पत्र क्यों नहीं लिखा, तो वाई डिड राजेश नॉट राइट ए लेटर, WH वर्ड देखिएगा पहले है, फिर डिड है तो डिड, फिर सब्जेक्ट रहता है तो सब्जेक्ट, फिर नॉट तो नॉट, और नॉट जैसे ही डिड लगा फिर V1 तो V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम लोग आगे प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि कोई यस्टरडे या अगो इस टाइप का कोई सेंटेंस वर्ड रहता है पास्ट टाइम रिप्रेजेंटिंग वर्ड, तो वो हमेशा पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। जैसे आई वेंट होम यस्टरडे, आई गो होम यस्टरडे नहीं कह सकते आप, क्योंकि मैं बीते हुए कल में जाता हूँ ऐसा नहीं कह सकते।
फिर पास्ट इम्परफेक्ट की बात आती है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसके 6 फॉर्म्स विद स्ट्रक्चर, यानी कोई काम ऐसा था जो पास्ट में शुरू हुआ था और कुछ देर चला था, तो वैसे काम को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर रखते हैं। और उसको बताने का तरीका क्या है, पहचान क्या है कि उसके वर्ब में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहता है। जैसे जब अफर्मेटिव में आते हैं तो वह क्रिकेट खेल रहा था, देखिए रहता है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, और ये ही हो गया सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर, और इसके साथ वाज या वर रहता, अगर ही के जगह दे रहता तो वर लगता, उसके बाद प्लेइंग भी फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। 6 फॉर्म्स इसके देख लेते हैं। अफर्मेटिव राजेश पत्र लिख रहा था, राजेश वाज राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। राजेश पत्र नहीं लिख रहा था तो राजेश वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये सब्जेक्ट पहले रहेगा, उसके बाद वाज वर, उसके बाद नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद क्या राजेश पत्र लिख रहा था का वाज राजेश राइटिंग अ लेटर हो जाएगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्या राजेश पत्र नहीं लिख रहा था, इसका हो जाएगा वाज राजेश नॉट राइटिंग अ लेटर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड रहता तो अदर वर्ड। फिर राजेश पत्र क्यों लिख रहा था, वाई वाज राजेश राइटिंग अ लेटर, डब्ल्यू एच वर्ड लिख के ऊपर वाले को हम लोग नीचे लिख दिए, जैसा हमने पढ़ा है शुरू में। फिर राजेश पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, वाई वाज राजेश नॉट राइटिंग अ लेटर, तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में किस टाइप के सेंटेंस को, या पास्ट टाइम के पूर्ण हुए कार्य को, दिस टेंस एक्सप्रेसेस द कंप्लीट एक्शन ऑफ पास्ट टाइम, यानी कोई काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका था पास्ट टाइम में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं वैसे काम को दिखाने के लिए, तो पास्ट परफेक्ट का। इसका पहचान होता है, इसमें चुका था या आ था या चुके थे, चुकी थी, ई थी, ए थे जैसा वर्ड लगा रहता है। जैसे वह क्रिकेट खेल चुका था या वह क्रिकेट खेला था, ये पास्ट एग्जाम्पल ऑफ 6 फॉर्म। राजेश पत्र लिख चुका था, राजेश हैड रिटन अ लेटर, हैड के बाद हम लोग भीतरी यूज करते हैं, स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात आ रही थी तो सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव था, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, लेकिन इसमें वैसा कोई टेंशन नहीं है। फिर निगेटिव की बात आती है, राजेश पत्र नहीं लिख चुका था, राजेश हैड नॉट रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद क्या राजेश पत्र लिख चुका था, तो ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर देंगे, हैड राजेश रिटन अ लेटर, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और क्या राजेश पत्र नहीं लिख चुका था के लिए हम लोग करेंगे हैव हैड राजेश नॉट रिटन अ लेटर, यानी पहले हैड रहेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर राजेश पत्र क्यों लिख चुका था, इस क्यों का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे जैसा हमने अभी सीखा है, फिर ऊपर वाले हैड राजेश रिटन अ लेटर को इसके बगल में लिख देंगे, तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस कटकुट, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यहाँ डब्ल्यू एच निगेटिव के लिए हो जाएगा, राजेश पत्र क्यों नहीं लिख चुका था, वाई हैड राजेश नॉट रिटन अ लेटर, यानी स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये बन गया वाई हैड राजेश नॉट रिटन अ लेटर, राजेश पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। अब आते हैं हम लोग, देखिएगा इस टेंस में वाक्यों के साथ चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि लगा रहता है। फिर डियर स्टूडेंट्स आते हैं अब फ्यूचर टेंस पे। किस टेंस पे, जी हाँ फ्यूचर टेंस पे। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था, फ्यूचर टेंस में भी यानी फ्यूचर टाइम से रिलेटेड कार्यों को भी 4 तरीकों से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, और उन 4 तरीकों को हम लोगों ने नाम दिया था फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में भी हाँ कार्य को एक्सप्रेस करने का तो तरीका यह है, लेकिन किस टाइप के कार्य को एक्सप्रेस करने का तरीका वो था जिसमें हमने शैल विल प्लस भी वन का यूज किया था, तो वो देखते हैं। एक हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट में
यानी कोई भी नॉर्मल सा काम जो हम लोग फ्यूचर टाइम में करने वाले हैं, उसे हम लोग बोलने का तरीका क्या है, उसमें क्रिया के लास्ट में यानी वर्ब के लास्ट में, यानी जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस कार्य के लास्ट में गा, अगर लड़का होगा तो लड़की रही तो गी, और बहुत सारे लोग रहेंगे तो गे। जैसे वे लोग खेलेंगे, वह खेलेगी, मैं खेलूंगा, राजेश खेलेगा। ठीक है, तो जैसे मैं खेलूंगा आई शैल प्ले, तुम पढ़ोगे यू के साथ विल स्टडी। इसके साथ आपको पता है आई और वी के साथ शैल यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। इसमें भी ध्यान देंगे, अगर धमकी, चेतावनी, वार्निंग या फिर थ्रेटनिंग जैसा कोई बात हो तो फिर ये उल्टा हो जाता है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यानी आई और वी के साथ शैल, विल, शैल की जगह विल, और बाकी सबके साथ विल की जगह शैल का यूज हो सकता है। तो आ जाए यहाँ पे, फिर हम लोग पढ़ेंगे वी शैल, हम लोग खेलेंगे वी शैल प्ले, संदीप क्रिकेट खेलेगा, संदीप। एवब एक्शन शोज द फ्यूचर एक्शन, ऊपर के वाक्यों से पता चलता है कि ये काम भविष्य में होने वाले हैं, यानी ये सब घटनाएं भविष्य में होने वाली और इनके साथ शैल विल का प्रयोग होता है। देख रहे हैं आप शैल विल हो रहा है, और हिंदी कैसे होता है, पढ़ोगे लिखोगे जिस टाइप का। फिर आ गए इसके 6 फॉर्म्स को। इसमें ध्यान दीजिएगा कि शैल और विल के बाद हमेशा हैव का ही यूज होता है, और वर्ब का फॉर्म भी हमेशा V1 होता है, मस्ट बी इन फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसके 6 फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस, राजेश कल पत्र लिखेगा, राजेश विल राइट अ लेटर, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव, राजेश मैं कल पत्र नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट अ लेटर टुमारो, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान देंगे यहाँ पे टुमारो है, अगर ये प्लानिंग को शो करता है, जैसे मैं कल बेंगलोर जाऊंगा, आई शैल गो टू बेंगलुरु टुमारो की जगह आई गो टू बेंगलुरु टुमारो, और आई एम गोइंग टू बेंगलुरु टुमारो ऐसा भी कहा जा सकता है। इफ यू वांट टू शो योर प्लानिंग, अगर टुमारो जैसा वर्ड रहे। अगर प्लानिंग नहीं है तो सिंपली इसे हम लोग फ्यूचर टेंस में भी रख सकते हैं, मैं कल पत्र नहीं लिखूंगा, ये प्लानिंग नहीं बताया जा रहा है तो आई शैल नॉट राइट अ लेटर टुमारो। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये रेड कलर से स्ट्रक्चर और मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान देंगे, इससे आपको देखने और समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ सेल विल प्लस V1, सेल विल प्लस V1, यहाँ देखिए सेल विल प्लस नॉट प्लस V1, ये प्लस रहेगा नॉट के बाद। फिर देखिए इंट्रोगेटिव, जैसे क्या राजेश पत्र लिखेगा, तो क्या विल राजेश राइट ए लेटर। इसके ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब को बाहर करते थे तो विल को बाहर किया, यानी मॉडल वर्ब भी तो एक ऑक्सिलरी ही है। फिर आगे क्या राजेश पत्र नहीं लिखेगा, विल राजेश नॉट राइट ए लेटर टुमारो, शैल विल प्लस राजेश सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर राइट V1, फिर अ लेटर ऑब्जेक्ट, फिर टुमारो अदर वर्ड। फिर WH अफर्मेटिव और निगेटिव में आ जाएंगे। राजेश कल पत्र क्यों लिखेगा, ये 6 फॉर्म के हिंदी और इंग्लिश कैसे होता है, इसमें क्या ट्रिक अपनाया जाता है, ये मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। वाई विल राजेश राइट ए लेटर टुमारो, WH वर्ड, राजेश पत्र क्यों लिखेगा, विल राजेश राइट ए लेटर, WH वर्ड हो गया, फिर राजेश सब्जेक्ट, फिर राइट V1, लेटर ऑब्जेक्ट, टुमारो अदर वर्ड, फिर WH निगेटिव। ऐसे वाक्य जिसका ऐसे नकारात्मक प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके वे WH निगेटिव में आएंगे। जैसे वाई विल राजेश नॉट राइट ए लेटर, WH वर्ड प्लस शैल विल, वाई विल राजेश नॉट राइट ए लेटर, यानी राजेश पत्र कल पत्र क्यों नहीं लिखेगा, तो WH वर्ड प्लस देखिए राजेश है तो ये सब्जेक्ट, WH वर्ड वाई है, फिर शैल या विल है, फिर राजेश सब्जेक्ट, राजेश के साथ यहाँ हम लोग विल लगाए, अगर आई रहता तो सेल लगाते, तो सेल या विल कुछ भी लगा सकते थे। फिर यहाँ राजेश सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट प्लस राइट V1, लेटर ऑब्जेक्ट, टुमारो अदर वर्ड। तो इस तरीके से इसके 6 फॉर्म हम लोग ने देखा। और ये स्ट्रक्चर तो हम लोग पहले देखे ही थे, हम लोग शुरू में शुरुआत में सेल विल प्लस V1 होता है, वही चीज था। ऑक्सिलरी वर्ब जो बाहर करते तो सेल या विल करेंगे। अब इसमें भी एक चीज देखिएगा,
कार्य होना अवश्यम भावी हो, निश्चित हो, श्योर हो। यहाँ पे देखिएगा अवश्यम भावी धमकी या वादा के लिए आई के साथ भी विल का यूज होता है। यहाँ आई और विल, आई के साथ भी विल का यूज होता है। अब देखिएगा मॉडर्न इंग्लिश में यूज ऑफ विल एंड शैल का बहुत कोई खास डिफरेंस नहीं रह गया है। ये बहुत बड़ी कमी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग फर्स्ट पर्सन से फर्स्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सेल या विल, हालांकि लगना चाहिए सेल, लेकिन हम लोग सेल और विल में से कुछ भी लगा देते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि मैं क्रिकेट खेलूंगा तो आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट की जगह मॉडर्न इंग्लिश में आई विल प्ले क्रिकेट को भी सही मान लिया जाता है, और वी शैल प्ले क्रिकेट की जगह वी विल प्ले क्रिकेट भी अगर कह दें तो उसे सही मान लिया जा रहा है आजकल मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन यह बहुत ही डेंजरस है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी ही आदत को खराब कर लेंगे तो एक बात ध्यान से सुने कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ जब इंट्रोगेटिव में जाएंगे, जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो यहाँ तो आपने आई शैल या विल कुछ भी कह दे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कि बताया जा रहा है। जैसे देखें, क्या कोई बात नहीं, यहां आपने कह दिया आई शैल की जगह आपने शैल ना लिख के विल लिख दिया, विल और प्ले क्रिकेट, जैसा कि मॉडर्न इंग्लिश कह रहा है आपने कर दिया। लेकिन जैसे ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस विल को बाहर कीजिएगा, तो विल आई प्ले क्रिकेट अगर आप करते हैं वैसे ही ये हो जाएगा गलत। क्योंकि 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 इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फर्स्ट पर्सन सेकेंड सिंगुलर और प्लूरल नंबर जो है आई और वी विल से शुरू कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो हम शुरू में ही आदत क्यों खराब करें, हम क्यों अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इसके क्यों हम विल का प्रयोग करें। हम न करेंगे विल का प्रयोग, हम शैल का यूज करेंगे, और इस तरीके से हमारा आदत बना रहेगा। और यहाँ हम लोग शैल का यूज करेंगे और ये सही होगा। तो विल का यूज करके आदत खराब करके आगे जाके गलत होने से बेहतर है कि आप शुरू से ही शैल का यूज करें, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर हो। तो मॉडर्न इंग्लिश की तरफ ज्यादा नहीं जाना है, बस जान लेना है जानकारी के लिए। फिर आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें किस टाइप के काम को के बारे में हम लोग करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो और टॉक अबाउट द एक्शन व्हिच विल स्टार्ट और विल बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में वो काम शुरू होगा और कुछ देर तक चलता रहेगा, यानी जिस समय की हम बात कर रहे होंगे उस समय बोलने के समय, उस समय के दौरान वो काम चलता रहेगा। तभी तो इसमें हम लोग ता रहेगा लगा के बोलते हैं। था तो वैसे काम जो भविष्य में शुरू होकर कुछ समय तक जारी रहेंगे या होते रहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रखा जाएगा। इसमें किसी फिक्स समय तक कार्य के चलते रहने की जानकारी जरूरी नहीं है। प्रायः इस वाक्य के इस टेंस के वाक्यों में ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा जैसा रहता है। जैसे ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। जैसे कल तुम इस समय खेलते रहोगे, यू विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। तो शैल या विल प्लस बी फोर का यूज हुआ है। देखते हैं, राजेश कल पत्र लिखता रहेगा, राजेश विल बी, इसके अफर्मेटिव में राजेश विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। तो ता रहेगा कहीं भी दिख जाए तो उसका राजेश विल बी राइटिंग ए लेटर होगा, या कहीं अगर राजेश विल बी राइटिंग ए लेटर यानी शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इस वाक्य का जो अभी स्ट्रक्चर हुआ, अगर शैल विल प्लस बी फोर दिख जाए तो समझ जाइएगा ये वैसे काम को शो कर रहा है which will be start and continue for some time in future time। नेगेटिव सेंटेंस अपना, तो इसमें हम लोग नॉट जो लगाते हैं वो बी के पहले लगाएंगे। देखिए, जैसे राजेश पत्र नहीं लिखता रहेगा, राजेश विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, देखिएगा बी के पहले नॉट लगा, उसके बाद बी, उसके बाद राइटिंग भी फोर प्लस लेटर ऑब्जेक्ट। यहां मैंने काफी सिंपल एक राजेश को ही पत्र लिखवा रहा हूं, इसलिए ताकि एक सेंटेंस आपके दिमाग में सेट कर जाए, और एक सेंटेंस दिमाग में सेट कर जाए उसके बाद यू विल बी राइट एनी टाइप ऑफ, यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो बी so before that, first make sure of a simple sentence। फिर आ गई इसके अफर्मेटिव में
क्या राजेश पत्र लिखता रहेगा? विल राजेश बी राइटिंग ए लेटर? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्या राजेश पत्र नहीं लिखता रहेगा? विल राजेश नॉट बी राइटिंग ए लेटर, यानी कि शैल या विल, राजेश है तो विल लगा ही रहता तो शैल होता है, यानी शैल या विल कुछ भी हो सकता है। तो शैल और विल प्लस सब्जेक्ट, ये राजेश सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस यहाँ राइटिंग V4 प्लस लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर आगे हम लोग WH अफर्मेटिव, यानी वैसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके और उनमें कोई ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हों, ऐसे इंट्रोगेटिव शब्द हों जिनमें W और H हो। जैसे राजेश पत्र, क्या ये राजेश पत्र क्यों लिखता रहेगा? तो वाई विल राजेश बी राइटिंग अ लेटर? तो WH वर्ड शुरुआत में लिखते हैं, उसके जस्ट बगल में ऑक्सिलरी वर्ब लिखते ही हैं, जैसे यह पत्र या कलम क्यों नहीं है, तो वाई इज दिस नॉट ए पेन, उस तरह से वाई शैल या विल, इसके बदले में शैल विल। फिर राजेश सब्जेक्ट, फिर बी प्लस V4 प्लस लेटर ऑब्जेक्ट। फिर आ गए हम लोग WH निगेटिव पे। राजेश पत्र क्यों नहीं लिखता रहेगा? वाई विल राजेश नॉट बी राइटिंग अ लेटर? WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं जो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के दायरे में ही रखते हैं। नाउ कम टू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में किस टाइप के कार्य का यूज किया जाता है? बच्चों ध्यान दे, दिस टेंस फ्यूचर परफेक्ट यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, यानी कि भविष्य के किसी निश्चित समय तक कोई काम कंप्लीट हो चुका रहेगा, उस कार्य को दर्शाने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं शाम तक चेन्नई पहुंच चुकूंगा, तो शाम तक पहुंच चुकूंगा यानी ये काम जो पहुंचने का काम है, ये काम एक फिक्स समय तक हो चुकेगा। और ये समय किस समय की चर्चा हो रही है? ये शाम, यानी अभी शाम आया नहीं हो, वैसी कंडीशन में ये फ्यूचर टाइम को डिनोट करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ऐसे कार्य को आप ध्यान रखेंगे, इसमें चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, इस टाइप से रहते हैं। चुके होंगे या चुके होंगे भी रहता है। फिर देखें इसके 6 फॉर्म को, ये आपके स्पोकन में काफी जरूरी होते हैं और काफी हेल्पफुल होते हैं ये 6 फॉर्म्स। दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश आल्सो देन यू मस्ट सी इट पेशेंटली। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे राजेश पत्र लिख चुकेगा तो राजेश विल हैव रिटन अ लेटर। देखिए जैसे हमने बताया था शैल विल प्लस हैव प्लस V3 शुरुआत में, ध्यान याद करेंगे, वही चीज है। राजेश विल हैव रिटन अ लेटर, यहाँ ध्यान देंगे राजेश है तो यहाँ हैव की जगह हैज मत कर दीजिएगा, बिकॉज हैव इज ऑलवेज यूज्ड विथ इन फ्यूचर टेंस और आफ्टर, जस्ट आफ्टर एनी मॉडल वर्ब शैल और विल। सो द स्ट्रक्चर इज, राजेश यहाँ है तो ये राजेश सब्जेक्ट, फिर विल है तो विल या सेल, अगर आई रहता तो सेल हो सकता था। फिर यहाँ हैव, ये सिर्फ हैव होता है, हैज कभी नहीं होता, या हैड भी कभी नहीं होता। फिर यहाँ पे रिटर्न V3 प्लस लेटर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अगर रहता कि शाम तक पत्र लिख चुकेगा तो बाई इवनिंग हम लोग करते तो वो बाई इवनिंग रह सकता था अदर वर्ड के रूप में। फिर अगर इसके नेगेटिव फॉर्म में राजेश पत्र नहीं लिख चुकेगा तो राजेश विल नॉट हैव रिटन लेटर। विल और हैव के बीच में नॉट लगता है, कहां नॉट लगता है? विल और हैव के बीच में। फिर हम लोग आएंगे इंट्रो अफर्मेटिव में, जैसे क्या राजेश पत्र लिख चुकेगा? विल राजेश हैव रिटन अ लेटर, इसके विल या सेल को बाहर करते हैं, विल या सेल प्लस राजेश सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस रिटन V3 प्लस लेटर ऑब्जेक्ट। तो जैसे क्या राजेश पत्र नहीं लिख चुकेगा, विल राजेश नॉट हैव रिटन अ लेटर, सेल और विल प्लस राजेश, ये राजेश सब्जेक्ट, ये फिर नॉट, फिर हैव, फिर प्लस V3, फिर रिटर्न, फिर लेटर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड रहता तो होता। फिर राजेश पत्र क्यों लिख चुकेगा? वाई विल राजेश हैव रिटन अ लेटर? तो सेल विल, WH वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर राजेश पत्र क्यों नहीं लिख चुकेगा? वाई विल राजेश नॉट हैव रिटन अ लेटर? तो WH वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, देख रहे हैं ये WH वर्ड है, फिर सेल विल है, फिर राजेश सब्जेक्ट है, फिर नॉट यहाँ पे है, फिर हैव है, फिर रिटर्न V3 है, फिर लेटर ऑब्जेक्ट है, और इसी सीक्वेंस में ये सेंटेंस बना हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर।
फिर आगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो the action which will be in progress over a period of time that will end in future used in future perfect continuous tense, यानी कैसे काम, जो कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेंगे और उसमें समय दिया रहेगा कि इतने समय तक जारी रहेंगे। जैसे समय प्लस भर प्लस ता रहूंगा, ती रहेगी, ता रहेगा, ते रहेंगे, इस टाइप से रहे। जैसे मैं 1 वर्ष तक तैयारी करता रहूंगा तो आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर, शैल हैव प्लस बीन प्लस बिफोर का यूज होगा। तो हैव बीन या हैज बीन कहीं भी दिखे तो उसके बाद तो हमेशा बिफोर ही होता है, अगर एक्टिव की बात की जाए तो आपको पता ही होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आएगी जो मैं आपको बताऊंगा आगे, जिसकी में अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं। पहले इसके 6 फॉर्म्स देख ले। अफर्मेटिव सेंटेंस, राजेश 2 महीने से, देख रहे हैं यहाँ पे टाइम दे दिया गया, तब पत्र लिखता है और ये ता रहेगा भी है, तो इस टाइप का सेंटेंस जो भी रहे वो ऐसे ही बनेगा। राजेश विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, यानी विल प्लस हैव प्लस बीन की, ये जो हम लोग शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर शुरुआत में देखे थे वही चीज है, इसलिए ये चौथी बार आप देख रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इतनी बार आपको बताने का यही मकसद है कि ताकि आपके दिमाग में ये आज का क्लास जम जाए और आपको इसके बाद किसी और वीडियो के देखने की जरूरत ना पड़े। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। फिर आ गया इसके निगेटिव में, राजेश 2 महीने से पत्र नहीं लिखता रहेगा, राजेश विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 मंथ्स। तो ये सब्जेक्ट हो गया राजेश, फिर शैल विल यहाँ पे, फिर नॉट, फिर हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। फिर आ गए तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैव बीन प्लस बिफोर होगा। जैसे क्या राजेश 2 महीने से पत्र लिखता रहेगा, तो विल राजेश हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 मंथ्स, ये हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे फॉर या फ्रॉम का यूज होता है, ध्यान देंगे। से राजेश 2 महीने से पत्र लिखता रहेगा, तो यहाँ 2 महीने भी है और ता रहेगा भी है, तो इस टाइप के सेंटेंस कहीं भी दिख जाए तो कैसे बनेंगे। यह समय दे दिया तो फॉर या सिंस जो हम लोग करते थे, अब इसमें ध्यान देंगे। जी हाँ, फ्यूचर टेंस में फॉर और सिंस का यूज नहीं, जी हाँ, सिंस का यूज नहीं किया जाता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में कहीं यूज करना हो, यानी जहां जहां सिंस लगता था इसके पहले, वहां वहां वो फ्यूचर में आने के बाद वैसे कंडीशन में अब सिंस की जगह फ्रॉम लगेगा। क्या, तो फ्रॉम देखेंगे। राजेश विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स में तो हम लोग वैसे भी फॉर का ही यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर का यूज करेंगे। अगर सिंस का यूज करना होता तो देखिएगा यहाँ फॉर और सिंस जो हम लोग इसके पहले करते थे वो फॉर और फ्रॉम का लिखा जा रहा है। ये क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, पहले राजेश सब्जेक्ट हो गया, फिर विल या सेल, फिर हैव, फिर बीन, फिर भी फोर प्लस लेटर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस नहीं फ्रॉम प्लस 2 मंथ्स, ये 2 मंथ्स हो गया। इसके पहले जो हम लोग फॉर और सिंस करते थे वो फॉर और सिंस ना के फॉर फ्रॉम होगा। फिर राजेश 2 महीने से पत्र नहीं लिखता रहेगा, राजेश विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 मंथ्स, तो ये सेल और विल प्लस हैव के बीच में नॉट का यूज होता है, देख सकते हैं। सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम प्लस डॉट। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राजेश 2 महीने से पत्र लिखता रहेगा, विल राजेश हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 मंथ्स, ये हो गया सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, जिस स्ट्रक्चर पे ये बोला जा रहा है उसी स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम। देखिएगा फिर यहाँ पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, तो देखिएगा ये 2 मंथ दिया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम। फिर आगे इंट्रोनेगेटिव में, फिर इंट्रोनेगेटिव ऐसे में नकारात्मक प्रश्न का बोध होता है, तो चलिए तो ये हो गया, क्या राजेश 2 महीने से पत्र लिखता रहेगा, तो विल राजेश हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 मंथ्स। स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेल विल प्लस राजेश सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्या राजेश 2 महीने से पत्र नहीं लिखता रहेगा, तो विल राजेश नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 मंथ्स, तो देखिएगा सेल विल पहले हुआ, फिर सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद फिर नॉट उसके बाद हुआ, फिर हैव बीन हुआ, फिर यहाँ भी फोर हुआ यानी राइटिंग हुआ, फिर ऑब्जेक्ट है तो लेटर हुआ, फिर फॉर फ्रॉम हुआ तो फॉर हुआ, फिर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। फिर आगे डब्ल्यूएच अफर्मेटिव में, ध्यान दीजिएगा,
WH अफर्मेटिव समझ ही रहे हैं, वैसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके। जैसे राजेश 2 महीने से पत्र क्यों लिखता रहेगा, तो क्यों का इंग्लिश सबसे पहले लिखे, जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि कैसे ये 6 फॉर्म में बदलते हैं एक सिंपल सेंटेंस को। तो व्हाई विल राजेश हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 मंथ्स, WH वर्ड, फिर विल या शैल, फिर राजेश सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस बीन प्लस राइटिंग भी4 प्लस लेटर ऑब्जेक्ट प्लस 2 मंथ्स फॉर प्लस फॉर या फ्रॉम, 2 मंथ्स पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। इसमें ध्यान देंगे WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी4, इसके बीच में सब्जेक्ट रहता है। फिर राजेश 2 महीने से पत्र क्यों नहीं लिखता रहेगा, वाई विल राजेश नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 मंथ्स। तो WH वर्ड प्लस शैल विल, देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, WH वर्ड है, फिर शैल या विल है, फिर सब्जेक्ट यानी राजेश है, फिर नॉट है। जैसे जैसे सिलसिलेवार जा रहा है वैसे ही हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, इसी को स्ट्रक्चर कहा जाता है। वीक बच्चे ध्यान देंगे। प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान दे, इस टेंस में समय की चर्चा अवश्य रहती है और उसके पहले सिंस न लग के फ्रॉम लगता है, और निश्चित पॉइंट ऑफ, अगर कोई निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हो तो। मेरा वादा है इस टाइप के वीडियोस आपने शायद ही कभी देखे हों, और आज का क्लास इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर लाइफ। और बाकी तो आप खुद ही समझ आ रहे हैं। अगर कहीं आज आपको लगता है कि टेंस अगर इससे फुलफिल न हो पाया हो, तो अभी टेंस की मैं पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ। यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज, एंड आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। प्लीज इनकरेज मी। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार पूरे क्लास को रिवाइज कर लिया जाए तो कैसा रहे, क्या कहते हैं? चलिए देख लिया जाए। क्योंकि हो सकता है इतनी देर में आपको थोड़ा बहुत भूल भी गए हो। इसे रहने देते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। शुरुआत के क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था टाइम एंड टेंस क्या था। तो गुजरता हुआ क्षण जो था, मोमेंट विच इज पास्ट, पासिंग और पास, वह क्षण जो गुजर रहा है, गुजर चुका है, वह टाइम कहलाता है, ग्रामर का भाग नहीं है। टेंस क्या है? स्टडी ऑफ चेंज इन वर्ब। टाइम बराबर हम लोग कहते हैं, टेंस बराबर हम लोग कहते हैं काल, काल बराबर समय, और समय बराबर टाइम। तो हम लोग को लगता है कि टेंस में हम लोग टाइम